आप सभी मित्रों को नमस्कार। साथियों, आप लोग हमारी इस सूचना से अवगत ही हैं कि आज से हम 3 दिनों की एक संक्षिप्त कड़ी का आयोजन कर रहे हैं। हम लोग लेखक, रंगकर्मी और फिल्मकार अशोक मिश्र जी को सुनेंगे। इन 3 दिनों में वे इस कड़ी में 3 दिनों की इस कड़ी में अपनी लिखी कुछ एक फिल्मों पर बात करेंगे। एकक फिल्में ही होंगी, एकक फिल्म होगी, मगर किसी एक फिल्म पर बात करते हुए भी दरअसल हम पूरे उस युग की, पूरे उस दौर की भी बात कर रहे होते हैं। तो हम लोग जो हम सबके बेहद नजदीकी और बेहद ही संवेदनशील लेखक और फिल्मकार अशोक मिश्र जी को हम लोग सुनेंगे, अधिक से अधिक सुनेंगे। और मित्रों, अशोक मिश्र जी हमारे साथ जनसुलभ पुस्तकालय के कार्यक्रमों के साथ निरंतर बने रहते हैं। पूर्व में भी कई कड़ियों में उनका आना हुआ, या यह कहिए कि वे साहित्य और फिल्म के बीच एक सेतु भी है। हमने शमा जैदी पर एक आग्रह किया, श्याम बेनेगल जी पर एक आग्रह किया। इन सब में अशोक मिश्र जी की बेहद सक्रिय भूमिका रही। उनके बगैर तमाम लोगों से संपर्क करना आसान न था। इसलिए मैं कहता हूं कि वे एक ऐसी खिड़की हैं जिससे हम भारतीय सिनेमा को जान समझ सकते हैं। दशकों से वे इस फील्ड में हैं। उन्होंने संघर्ष भी खूब किया है। नाटकों से जुड़े रहे, धारावाहिकों से और फिल्मों से भी, जब तब वे अभिनय भी करते रहे। तो मित्रों, ऐसे में आज जो है अशोक मिश्र जी एक बेहद चर्चित या बेहद महत्वपूर्ण फिल्म समर पर बात करेंगे। यद्यपि समर उस तरह से यद्यपि समर उस तरह से रिलीज नहीं हो पाई, कई बार उसकी अंदरूनी वजह होती हैं, मगर उस फिल्म की ख्याति काफी रही। उस फिल्म को जिसने भी देखा, जिस सीमित वर्ग ने देखा, सराहा, उसे राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी प्राप्त हुआ। अशोक मिश्र जी को भी उसके स्क्रीन प्ले के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और एक और बात जो अशोक मिश्र जी जब तब अपनी बातचीत में कहते रहते हैं, वह यह कि कैसे उन्हें बोलियां खींचती हैं। और हम सभी, हमारा साहित्य भी कैसे बोलियों के समावेश से कैसे वह इंद्रधनुषी रंग का हो जाता है। बुंदेलखंडी हो, बघेलखंडी हो, राजस्थानी हो, इन तमाम बोलियों में अशोक मिश्र जी काम करते रहे हैं। ऐसा नहीं कि ये सभी बोलियां उनको आती हैं, मगर किताबों के माध्यम से उन इलाकों में रहते हुए, गांव कस्बों में रहते हुए, लैंग्वेज कोच आदि के सहारे वे यथासंभव कोशिश करते हैं कि बोलियों के वे फ्लेवर आ सके, फिल्म में भी वह दिख सके। ऐसी कई फिल्में हैं। बेल्टन अब्बा, जिसमें हैदराबादी टोन आता है। समर, जिसमें भी जो संभवतः बघेलखंडी का प्रयोग हुआ है। तो आइए हम अधिक से अधिक उनको सुनते हैं, उन्हें स्क्रीन पर आमंत्रित करते हैं। अशोक मिश्र जी, नमस्कार, स्वागत। आप माइक को ऑन कर लें, माइक को ऑन कर लें, अपना माइक ऑन कर लें।
हाँ ठीक है। जी जी, नमस्कार स्वागत, नमस्कार नमस्कार। अतुल जी। जी धन्यवाद। और अच्छा लग रहा है, अरसे बाद आप जनसुलभ पुस्तकालय पर हम सभी के बीच हैं और एक बेहद महत्वपूर्ण फिल्म पर आज बातचीत करेंगे। एक ऐसी फिल्म जिसकी जिसमें उठाई गई समस्या बड़ी समस्या है, जिससे देश का एक बड़ा हिस्सा जब तब अ, ग्रसित रहता है, एक बड़ा तबका उसकी गिरफ्त में आता है। तो हम शुरुआत यहीं से करते हैं अशोक जी कि यह फिल्म आप तक कैसे पहुंची। हम यह जानते हैं कि आप श्याम बेनेगल जी की जो लेखकों की टीम है उसमें कुछ पसंद के लेखकों में एक हैं और आपने उनके लिए काफी काम किया है। भारत एक खोज के समय से ही फिर भी हर फिल्म को मिलने की अपनी एक कहानी होती है। तो पहले हम उस कहानी को जाने कि समर जो फिल्म है उसकी पटकथा आपने लिखी। तो यह फिल्म और इस फिल्म को लिखने का प्रस्ताव आप तक कैसे आया, अशोक मिश्र जी? समर मेरी लिखी फिल्मों में मुझे बहुत प्रिय फिल्म है मेरी वो। और वो एक तरह का अपने तरह का साहित्य है समर। अगर आपको लगे कि आप कोई उपन्यास पढ़ रहे हैं या कहानी पढ़ रहे हैं, वैसा ही अनुभव देती है। चूंकि मेरा ओरिएंटेशन साहित्य रहा है, मैं साहित्य से काफी जुड़ा रहा हूँ। और साहित्य हमारे परिवार में का सदस्य था, है भी, अभी भी है। तो हम लोग उससे प्रभावित लोग हैं। इसलिए सिनेमा को मेरा देखने का नजरिया बहुत साहित्यिक तरह से होता है। साहित्य के गुणों के साथ पसंद आता है वो। कोई भी मैं फिल्म लिखता हूँ तो उसमें कविता एक तरह की होती है, उसका गद्य में भी एक तरह का बनावट बुनावट होती है, शब्दों में चयन होता है उसका, मुहावरों में चयन होता है उसका। और मेरी इच्छा रहती है कि मैं ज्यादा से ज्यादा भारत को दिखाऊं, क्योंकि हमारा अधिकांश सिनेमा जो बन रहा है वो महानगरीय सिनेमा है। दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता, मद्रास, बेंगलोर, इस पे केंद्रित सिनेमा है हमारा। जबकि भारत जो है इसके बाहर बहुत ज्यादा है, गांवों में, कस्बों में, छोटे शहरों में। वहाँ सिनेमा भी बहुत ज्यादा है, वहाँ नाटकीयता भी बहुत ज्यादा है। अभी कुछ ओटीटी प्लेटफॉर्म से शुरू हुआ, फिर से गांव की तरफ लौटना। मेरी कोशिश समर से मैंने शुरू किया ये, बिल्कुल बोली हो उसमें, बुंदेलखंडी बोली हो उसमें, क्योंकि बुंदेलखंड की कहानी है। और उस बोली को बहुत लोगों ने लाइक किया, बहुत लोगों को पसंद आई वो। उन्होंने कहा कि ये हिंदी में उतना अच्छा नहीं बन सकती थी। तो समर इस तरह से शुरू हुई कि श्याम बेनेगल सर को एक ऑफर मिला समाज कल्याण मंत्रालय से कि आप कास्ट प्रॉब्लम पे डॉक्यूमेंट्री बनाइए। तो श्याम बेनेगल ने उनसे कहा कि मैं डॉक्यू ड्रामा नहीं बनाऊंगा, डॉक्यूमेंट्री नहीं बनाऊंगा, मैं फिल्म बनाऊंगा, फीचर फिल्म बनाऊंगा, तो वो ज्यादा प्रभावशाली होगी। तो मंत्रालय ने उसके लिए हामी भर दी कि हाँ भाई ठीक है, बनाइए। तब श्याम बाबू ने मुझसे पूछा कि अशोक, तुम्हारे दिमाग में कोई कहानी है क्या ऐसी जिसपे हम लोग फिल्म बना सकें? दलित उत्पीड़न पे कहानी होना चाहिए। तो मैंने कहा श्याम बाबू, आपने मुझे कुछ केस स्टडीज पढ़ने को दिया था हर्ष मंदर साहब की। उसमें दो केस स्टडी ऐसी हैं जो बहुत ही दलित अत्याचार की अनोखी कहानियां हैं, अनोखी दास्तान है वो, अनोखी सच्चाई है वो। तो उन्होंने कहा कौन सी? तो मैंने उनको वो पढ़ा दिया, उन्होंने मुझे वो दिया था पहले। तो मैंने कहा ये दो हैं श्याम बाबू। उन्होंने कहा बहुत बढ़िया आइडिया है, इस पे हम लोग काम करते हैं। और फिर हर्षमंदर जी से भी बात हुई श्याम बाबू की, मेरी भी। वो भी बड़े खुश हुए कि उनकी केस स्टडी पे हम सिनेमा बनाने जा रहे हैं। और श्याम बाबू ने कहा कि इसको अब लिखो आप। तो मैंने कहा श्याम बाबू, मेरे को रिसर्च करने जाना पड़ेगा, क्योंकि ये सच्ची घटना पे आधारित फिल्म है और वो लोग हैं अभी।
तो केस स्टडी तो मैं पढ़ लेता हूँ समंदर साहब की, लेकिन मैं उन लोगों से भी मिलना चाहता हूँ जाके। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, आप जाइए। उन्होंने मेरे आने जाने का सब इंतजाम कर दिया। मैं सागर पहुंचा। सागर एक बड़ी प्रसिद्ध जगह है, विश्वविद्यालय है वहाँ का। काफी बड़ा विश्वविद्यालय है, पुराना, और बड़े बड़े ज्ञानी पुरुष वहां से निकले हैं। तो सागर की कल्पना मेरे दिमाग में यही रही। और जब मैं पहुंचा वहां, तो मैंने वहां के कमिश्नर साहब से मिला, मैं मिस्टर पुखराज मारू, कि सर मैं ऐसे ऐसे आया हूँ, श्याम बेनेगल के साथ मैं काम कर रहा हूँ और हम लोग इस घटना पे फिल्म बनाना चाहते हैं, तो आप हमारी मदद कीजिए कुछ। तो मारू साहब ने कहा कि मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता, क्योंकि वो घटना ताजी ताजी है, ज्यादा समय नहीं हुआ है, और वो तनाव उस गांव में अभी भी है। अगर आप फिल्म बनाएंगे तो फिर से वो घाव उनके कुरेदे जाएंगे, तो मैं आपकी मदद नहीं कर सकता। मैंने कहा कोई बात नहीं सर। मैं अपने तरीके से चला गया उस गांव में। सागर से कुछ 30 किलोमीटर दूर है या 35 किलोमीटर, एग्जैक्टली मुझे याद नहीं आ रहा है। तो मैं बस पकड़ी मैंने, और बस से मैं वहां चला गया, और उस स्टॉप पे उतरा मैं उस गांव के। उस गांव का नाम है कुल। तो वहां मैं उतरा तो वहां स्कूल था, सड़क के किनारे, और दूसरी तरफ बस्ती थी। तो मैं स्कूल में चला गया। बच्चे खेल रहे थे बाहर। तो मैं स्कूल के अंदर पहुंचा, तो एक टीचर बैठे हुए थे। तो मैंने कहा कि ये बच्चे खेल कैसे रहे हैं? तो उन्होंने कहा सर अभी इनकी छुट्टी हुई है, चाय नाश्ते की ब्रेक हुआ है। मैं कहा अच्छा ठीक है ठीक है। अब मैं उनसे बात करने लगा। तो मैंने कहा टीचर से अच्छी जानकारी और कहाँ मिल सकती है? तो मैंने उनसे कहा कि आप लोग कितने टीचर हैं? तो उन्होंने कहा कि 2 टीचर हैं हम लोग। मैंने कहा ये उपस्थिति बच्चों की कितनी रहती है? बच्चे आते हैं स्कूल पढ़ने? कहे हाँ सर अब बहुत आते हैं। पहले जो टीचर थे वो शराब पी के पढ़ाने आते थे, तो वो बच्चों को बहुत मारते पीटते थे, तो बच्चे स्कूल आना बंद कर दिए थे। लेकिन हम लोग अब जब से आए हैं, काफी उपस्थिति बढ़ गई है। तो मैंने कहा ठीक है। मैं कहा कितने टीचर हैं? बोले 2। मैं कहा दूसरे कहाँ हैं? तो कहे वो पान वान खाने गए हैं। उतने में दूसरे टीचर आ गए। अब वो मुझसे बात करते समय मुंह में हाथ रख के बात कर रहे थे। धीरे से मुझे महसूस हुआ कि इन्होंने शराब पी हुई है, और फिर वो वहां से खिसक भी लिए। खैर, एक तो मेरा ये अनुभव रहा वहां उस गांव में कि शिक्षा की क्या हालत है। जब तक शिक्षा ठीक नहीं होगी तब तक कुछ ठीक नहीं होगा, और शिक्षा ही हमारी बेसिक किस हालत में है ये मुझे समझ में आ गया। खैर, मैंने उनसे कहा कि मुझे इस गांव में 2-3 दिन रुकना है, तो मैं कहाँ रुक सकता हूँ, किसके यहाँ रुक सकता हूँ? तो उन्होंने कहा कि आपका नाम क्या है? मैं कहा मेरा नाम अशोक मिश्र है। अच्छा, बोले ब्राह्मण हैं आप? हम भी ब्राह्मण हैं, तो आप हमारे घर रुक सकते हैं। मैंने कहा नहीं, मैं ब्राह्मण के यहाँ नहीं रुकना चाहता, मैं दलित के यहाँ किसी रुकना चाहता हूँ। अरे कहते क्या पंडित जी, आप भी दलित के यहाँ रुकेंगे? तो मैं कहा नहीं नहीं, मुझे रुकना तो वहीं है, अगर आप मेरी मदद करना चाहें, नहीं तो मैं खुद अंदर जाके पता लगाता हूँ। तो उन्होंने एक दलित बच्चे को बुलाया और कहा इसको अपने घर ले जाओ और कहना मास्टर साहब ने कहा है ये 2-3 दिन रुकेंगे। तो मैं उसके साथ, बच्चे के साथ घर गया उसके। तो जिस घर में उन्होंने मुझे भेजा था, वो थोड़े रईस दलित का घर था, पक्का बना हुआ बढ़िया। उसमें पंखे लगे हुए, ये लगे हुए, अच्छा सा गार्डन छोटा सा। तो मैंने कहा यार इस घर में मुझे नहीं रुकना है। ये तो इस घर का तो वर्ण बदल चुका है, मुझे दलितों के घर में रुकना है। तो फिर वो जिस पे अत्याचार हुआ था, मैं उसी के घर में रुका, और बड़ा सज्जन इंसान था। तो उसके घर में मैं 2-3 दिन रुका, और मैंने पूरी कहानी उससे सुनी, उसके मुंह से, कि कैसे क्या क्या हुआ था।
तो फिर वो रात को ठंड का समय था, तो हम वहाँ आग जला लेते थे और वो दलित बस्ती के लोग आके बैठते थे, जिन सबके साथ अत्याचार हुआ था जो, और अपनी दास्तान सुनाते थे। उसमें रात के 2-3 बज जाते थे। फिर उनके बिस्तरों पे मैं सोया, उनका पत्नी थी उसकी, उसके 2 बच्चे थे। उन्होंने स्वादिष्ट चना भाजी की सब्जी बना के खिलाई, बाजरे की रोटी बनाई, और वो मेरे लिए बहुत ही स्वादिष्ट खाना था। 3 दिन में मेरी हेल्थ ठीक हो गई वहाँ रह के। और मैंने उनके बिस्तर में सोया, बड़े साफ-सुथरे बिस्तर। जो मेरे भ्रम थे, वो टूटने लगे कि दलित बहुत गंदे होते हैं, दलित बहुत ये होते हैं, दलित साफ-सफाई नहीं रखते। ये मेरे भ्रम टूटे, मुझे लगा कि ये किसी भी उच्च वर्ण के लोगों की तरह ही साफ-सफाई पसंद करते हैं, इनके बर्तन चमकते रहते हैं, इनके बिस्तर चादर साफ-सुथरी रहती है। और वो दास्तान मैंने उनसे सुनी कि क्या हुआ था आप लोग के साथ। तो पूरे गाँव वाले मिलके बैठ के बात करते थे, दलित बस्ती के लोग, औरतें, आदमी, बच्चे सुनते रहते थे उनके, और मुझे बहुत कुछ समझ में आया, जो केस स्टडी से मुझे समझ में नहीं आ रहा था। वो जो संवाद बोल रहे थे, वो जो डायलॉग बोलते थे, उनको मैंने जस का तस लिख दिया है फ़िल्म में। उसमें मेरी कोई योगदान नहीं है उस फ़िल्म को अच्छा बनाने में। अगर वो फ़िल्म अच्छी है, जैसा कि लोग कहते हैं, तो उसमें वो डायलॉग सच्चे डायलॉग है, उनके दिल से निकले हुए डायलॉग हैं। जैसे एक दलित ने कहा कि साहब, बीड़ी जो होती है बीड़ी, वो एक अ अ, धागे से बंधी होती है। वो धागा सबसे कमज़ोर धागा होता है, लेकिन वही धागा हमारे हाथ-पैर की बेड़ी बन गया है, जंजीर बन गया है, क्योंकि वो बीड़ी बनाया करते थे। और बीड़ी बनाने का ये था कि अगर 500 बीड़ी बनाओगे तो इतना रुपया मिलेगा, 1000 बनाओगे तो इतना रुपया मिलेगा, 1500 बनाओगे तो इतना रुपया मिलेगा। तो उस रुपया के चक्कर में वो रात-दिन बीड़ी बनाते रहते थे कि 500 और बना लें, 300 और बना लें। तो ये उनका एक बीड़ी का तंत्र था जिसमें वो शोषित हो रहे थे, और कास्ट प्रॉब्लम की मार पड़ रही थी उनको ज़बरदस्त। तो मेरे लिए अनुभव बहुत ही मार्मिक था और ज्ञान बढ़ाने वाला था और सच्चाई समझने वाला था कि सच्चाई क्या है हमारी। फिर मैं उन लोगों से भी मिला जिन्होंने ज़ुल्म किया था। उनका एटीट्यूड देखा मैंने तो वो बिल्कुल अलग था। मैं फ़ोटो खींच रहा था उनके घर की, तो वो आके चिल्लाने लग गए कई लोग और मेरा कैमरा छीनने लग गए। देखिए मतलब एटीट्यूड में कैसे फ़र्क आता है। और मैंने उनसे उनकी कहानी सुनी क्या थी, तो उनके पॉइंट ऑफ व्यू से सुना। मनमोहन चड्ढा जी नमस्कार। तो मैंने उनके पॉइंट ऑफ व्यू से सुना कहानी, तो वो कहानी ही अलग थी। वो दलितों को दोष दे रहे थे, दलित उनको दोष दे रहे थे। तो एक सच्चाई से मेरा साक्षात्कार हुआ और कई छोटी-छोटी कहानियाँ भी मिली, जिसको मैंने कहानियों में पिरोया। फिर मैं वहाँ के ब्यूरोक्रेट्स से मिला, नेताओं से मिला। मतलब एक फ़िल्म को कंप्लीट सोचने के लिए मैं चाहता था कि ये बहुत महत्वपूर्ण फ़िल्म हो, और इसके लिए मैंने जितनी रिसर्च की ज़रूरत थी, उससे कहीं ज़्यादा रिसर्च किया। कई गाँव में जाके मैंने देखा कि कास्ट प्रॉब्लम की क्या हालत है। ये फ़िल्म कास्ट प्रॉब्लम इन इंडिया पे थी, बेस्ड थी, सब्जेक्ट जो इसका है। तो भोपाल में मैं मिला, एसपी साहब थे, आईजी थे, वो दलित थे, मैं उनसे मिला। उनकी कहानी मैंने सुनी कि आप दलित हैं, आपको कभी अपमानित होना पड़ा है क्या? तो वो हँसने लग गए, कहे बड़ा कई मेरे जीवन में ऐसी घटनाएँ आई। एक बार हम कहीं बारात जा रहे थे दोस्त, शादी में जा रहे थे किसी की, तो एक जगह रुके हम पानी पीने के लिए, कुएँ में गए, खेत था उसका, और वहाँ एक बच्चा रखवाली कर रहा था 12 साल का। तो हमने उनसे कहा कि पानी पिलाओ भाई, तो उसने कहा कि आप लोग किस कास्ट के हैं और कहाँ जा रहे हैं? तो हमने कहा हम बारात में जा रहे हैं वहाँ पे। तो उसने कहा अच्छा, 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 तो आप लोग अहिरवार हैं, दलित हैं आप लोग।
आप कोई पानी नहीं मिलेगा, चलो यहाँ से, निकलो यहाँ से, भगो यहाँ से। क्या वो 12 साल का बच्चा हम बड़े लोगों को इतने अधिकार से डांटने लग गया जब उसको मालूम पड़ा कि हम लोग दलित हैं, तो उसके ऊपर मालूम नहीं कहां से एक शेर सवार हो गया। ऐसी कई घटनाएं सुनने को मिली, समझने को मिली। उन्होंने बताया कि एक गांव में दलित कुआं था जहां पानी भरने को लेकर झगड़ा हो गया, क्योंकि उसमें एक तरफ से ब्राह्मण पानी भरते थे, दूसरी तरफ से क्षत्रिय पानी भरते थे, फिर वैश्य पानी भरते थे, चौथा जो हिस्सा था वहां से दलित पानी भर सकते थे, वो भी तब जब उच्च वर्ग के लोग वहां न हों। तो ये सब घटनाएं मैं बंबई में बैठे बैठे सोच भी नहीं सकता था कि समस्या कितनी जटिल है ये। फिर नेताओं से मिला मैंने, दलित समस्या पे बात किया, तो सब जो बात कह रहे थे सब अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहे थे। वो कह रहे थे कि कोई समस्या नहीं है दलितों को, कहीं कोई समस्या नहीं है, सब लोग अपनी तरफ से मिर्च मसाला लगा के बनाते हैं, दलित हमारे भाई हैं, उनसे हमको कोई प्रॉब्लम नहीं। तो एक भरा पूरा मैं समझ के बहुत सारी छोटी छोटी कहानियां मैंने सुनी। एक लड़के के साथ मैं सफर कर रहा था बस में, दलित था वो। तो मैंने उससे पूछा कि जब ये अत्याचार तुम लोग पे हुआ तो तुम लोग कैसे गुजारा कर रहे थे? तो कहे मैं भाग के सागर चला गया था और वहां मैं एक अगरबत्ती बनाने की कंपनी में काम करने लगा था, क्योंकि यहाँ तो काम धंधा सब साहूकार ने, जमींदार ने बंद करा दिया था, लोधी ठाकुर ने। तो भूखे मरने की नौबत आ गई थी। तो मैं अगरबत्ती के उसमें गया, तो वहां जो अगरबत्ती कारखाने के मालिक थे वो दो भाई थे, दोनों को लेके प्रॉपर्टी का झगड़ा हो गया। तो छोटे भाई ने बड़े भाई को गाली दे दी, बड़े भाई ने छोटे भाई को गाली दे दी, और हम देख लेंगे करके बड़ा भाई निकल गया। तो छोटे भाई ने मुझे बुलाया और कहा कि जाओ अभी तुम थाने में और रिपोर्ट लिखाओ कि दलितों को गाली दिया इसने, माँ बहन की, मेरे बड़े भाई भाई के खिलाफ रिपोर्ट लिखाओ। तो क्या मैं चक्कर में फंस गया कि अरे ये रोल रघुवीर यादव ने किया है, जो बड़े प्रसिद्ध अभिनेता हैं हमारे देश के, उन्होंने ये रोल किया है। तो अब मैं सोच में पड़ गया। तो उन्होंने पैसा दिखाया कि ये 100 रुपए ले, तेरे को इनाम दे रहा हूँ, रिपोर्ट लिखा के आ जा, तेरे को गाली दी। अब रुपए मैंने ले लिया, पर मेरी जाने की हिम्मत नहीं हो रही थी। तो उसने कहा अच्छा ला रुपया वापस दे दे। तो मैं रुपया वापस नहीं दे सकता था क्योंकि मुझे बहुत जरूरत थी। तो मैं रिपोर्ट लिखाने चला गया और बड़े भाई को अरेस्ट कर लिया पुलिस ने। तो ऐसी उस कहानी उसने मुझे बताई। ऐसे ही वो पुलिस अधिकारी ने मुझे अपनी कहानी बताई। तो मैंने इन सच्ची कहानियों का कलेक्शन किया है समर में, एक तरह से देखा जाए तो। कई लोगों ने तो ये भी कहा कि ये डॉक्यूमेंट्री लगती है फिल्म। तो मैंने श्याम बाबू से कहा, श्याम बाबू ये डॉक्यूमेंट्री लगती है फिल्म, ऐसा बोल रहे हैं लोग। तो श्याम बाबू ने कहा कि ये तो सफलता है हमारी, कि कोई फिल्म इतनी सच्ची लगे कि डॉक्यूमेंट्री लगने लग जाए। तो एक अच्छा कलर मिला, समस्या समझ में आई कि क्या है। और राष्ट्रपति जी उस समय नारायणन साहब थे हमारे देश में, जो स्वयं दलित थे। तो उनका कई एक लेक्चर हुआ था जिसमें उन्होंने कुछ इस तरह की बात कही थी कि अ, ये जाति प्रथा कुछ नहीं होती है, आदमी वो होता है जो वो खुद को बनाता है जिंदगी में। मैं भी दलित हूं, पर मैंने अपने आप को क्या बनाया? तो जो आप अपने आप को बनाते हैं वही होते हैं। रविशेखर हमारे परम मित्र हैं, और रविशेखर समर के उसमें भी थे, सेट पे भी थे। ये बहुत अच्छे सिनेमेटोग्राफर हैं, बहुत अच्छे फोटोग्राफर हैं। तो इन्होंने कई फोटो भी वहां खींची थी हमारी शूटिंग की। तो इस तरह से समर एक बहुआयामी और अंतर्दृष्टि वाली फिल्म। और श्याम बेनेगल तो बहुत ही ज्यादा पॉलिटिकली साफ सुथरे इंसान है।
वो समस्या को बहुत अच्छे से समझते हैं, वो भारत को बहुत अच्छे से समझते हैं। उनकी फ़िल्में छोटे शहरों की, छोटे गाँव की, कस्बों की फ़िल्में रही हैं ज़्यादातर। तो वो भारतीय मानसिकता को बहुत कमाल की समझ है श्याम बाबू की। बेहतरीन उसका एनालिसिस करते हैं वो। तो इसलिए मैं वो सब सामग्री लेके अपने साथ आया बम्बई। तो श्याम बाबू से मैंने बताया ये सब। तो उन्होंने कहा कि वाह! ये तो ब्रिलियंट है। ये मटेरियल ब्रिलियंट मिला है अपने को और इसको अब कहानी में पिरोना है। मैंने कहा ठीक है। फिर मैंने श्याम बाबू से कहा कि श्याम बाबू इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या हम कि एक लेखक है जो एक घटना को देखने के लिए एक गाँव में गया है और वहाँ से आके अपनी सारी कहानी बता रहा है। तो श्याम बाबू हँसे, उन्होंने कहा कि बहुत अच्छा आइडिया है। तो उन्होंने कहा ऐसा करो इसमें डायरेक्टर को भी जोड़ लो कि वो डायरेक्टर को बता रहा है। तो ये एक तरह का राइटर और डायरेक्टर के बीच का कन्वर्सेशन को हम फ़िल्म में दिखाएँगे। तो मैंने कहा अच्छा है श्याम बाबू। फिर हम और चर्चा करते रहे। तो ये निकला कि कुछ लोग यहाँ से मुंबई से शूटिंग करने जा रहे हैं वहाँ। तो वो जो कलाकार वहाँ जिनके साथ जुल्म हुआ है, उसका रोल करने बम्बईया लोग जा रहे हैं। तो रवि झांकल थे, राजेश्वरी सचदेवा थी, रघुवीर यादव थे। मुझे भी एक रोल मिला था लेखक का, चूँकि लेखक मैंने कहा था कि लेखक होना चाहिए इसमें, तो मुझे भी रोल मिला था लेखक का। और हम सब अपने-अपने मैं मैं कोशिश करता हूँ कि मैं अधिक से अधिक यथार्थ को सामने रख सकूँ सिनेमा में। हालाँकि जो चीज़ सिनेमा में आती है, वो कितनी यथार्थ रह जाती है, ये कहना बड़ा मुश्किल होता है कि कैमरा आते ही चीज़ें उतनी यथार्थवादी रह नहीं जाती हैं। लेकिन फिर भी जीवन को जितने यथार्थवादी ढंग से प्रस्तुत किया जाए, मुझे लगता है वो बहुत असर करता है। तो मज़े की बात ये फ़िल्म हमारी ज़िंदगी में घटने लग गई थी। इसकी पटकथा कमाल की है, मेरे ख़्याल से तो मेरी सबसे अच्छी लिखी पटकथा है वो। और उसमें जब हम यहाँ से चले, बम्बई से शूटिंग में जा रहे थे, तो एक हमारे साथ एक्टर था जो ज़मींदार का रोल कर रहा था, लोधी ठाकुर का। एक था जो नत्थू अहिरवार का रोल कर रहा था जिसके साथ ज्यादती हुई है। एक डायरेक्टर था जो रजित कपूर कर रहे थे। राजेश्वरी कर रही थी, वो नत्थू की वाइफ बनी हुई थी जो शहरी नत्थू है। गाँव का नत्थू रघुवीर यादव को बनाया गया था क्योंकि वो बुंदेलखंड के हैं, बुंदेलखंडी बहुत अच्छी बोलते हैं। और उनकी वाइफ बनी थी सीमा विश्वास, वेंडेट क्वीन वाली मशहूर अभिनेत्री। तो जब हम लोग अच्छा जो किशोर कदम ने ये रोल किया था दलित का। अब किशोर कदम खुद दलित था। बाकी कास्ट हम लोग जो थे वो सब उच्च वर्ग के थे। मैं ब्राह्मण था, अशोक मिश्रा। मेरा नाम भी फ़िल्म में अशोक मिश्रा ही रखा गया है। रवि झांकल ठाकुर था, जो विलेन था। ऐसे सब हम लोग उच्च वर्ग थे। तो हम लोग किशोर कदम को चिढ़ाते रहते थे हमेशा। ट्रेन का सफ़र था, तो हम सब ने कुली बुलवाया, कुली हमारा सामान ट्रेन में चढ़ाया। किशोर कदम अपना सामान लेके खुद चल रहा था। हम लोग उसको टीज़ करते रहे, मज़ाक करते रहे उसके साथ हमेशा, रास्ते भर। "ए दलित पे फ़िल्म बन रही है यार, अब तो तू हीरो हो जाएगा।" और फ़िल्म भी लगभग इसी तरह की है, इसी टोन की फ़िल्म है। फ़िल्म विद इन फ़िल्म है वो। एक कहानी चल रही है जो बम्बई से लोग गए हैं, जो इस घटना पे फ़िल्म बनाने जा रहे हैं। एक वो लोग हैं जिनके साथ ये घटना घटी है, जो भी हमारे कलाकार बनाए गए थे हमने। और एक वो लोग थे जिनके साथ सचमुच में वो घटना घटी थी और वो देख रहे थे इस शूटिंग को। तो लेयर इसके स्क्रीन प्ले में बहुत ज़्यादा हैं। कई लेयर्स से कई परतें हैं इसकी। और कंटेंट वाइज़ इसमें बहुत तरह-तरह की समस्याएँ उठाई गई हैं, दलितों की, शिक्षा की, स्वास्थ्य की, अपने और जो छुआ-छूत की। छुआ-छूत मतलब कहना नहीं चाहिए मुझे, पर जब मैं वहाँ शूटिंग करने हम लोग जाते थे, तो अखबार पढ़ते थे वहाँ के।
सागर से प्रकाशित होने वाले। तो उसमें अखबार बहुत सारी जातियों में बटा हुआ होता था, जैसे जैन समाज का सम्मेलन, अग्रवाल समाज की जुलूस यात्रा, ब्राह्मण समाज का कीर्तन भजन, यानी कई समाजों में बटा हुआ अखबार होता था वो। और वहाँ कास्ट प्रॉब्लम थोड़ी ज्यादा है, इतने कि हम वहाँ 25-30 दिन शूटिंग किया हम लोगों ने, और हम सबके अंदर एक तरह की कास्ट प्रॉब्लम आ रही थी। वो कहाँ से घुस रही थी, कैसे घुस रही थी, नहीं मालूम, लेकिन परिवेश हमको बदल रहा था, मजबूर कर रहा था हमको। तो समर एक तरह का मैं धन्यवाद दूंगा श्याम बेनेगल साहब को कि उन्होंने मुझे लिखने का मौका दिया और स्वतंत्रता दी कि मैं अपनी तरह से लिख सकूं फिल्म। तो अब और मजेदार किस्से हैं श्याम बाबू के साथ। अद्भुत निर्देशक हो, क्या तो ज्ञानी आदमी है वो, इतने नॉलेजेबल आदमी सिनेमा में बहुत कम होते हैं। परंपरा हमारे यहाँ रही, सज्जीत रे साहब या मृणाल सेन या बंगाल के और भी डायरेक्टर, साउथ के लोग, ये सब बड़े पढ़े लिखे विद्वान लोग सिनेमा में हैं। तो श्याम बेनेगल भी मेरे लिए काफी एक मतलब आदर्श निर्देशक क्या होना चाहिए, ऐसे हैं श्याम बेनेगल। और उनको बहुत सारे विषयों का बहुत अच्छा ज्ञान है, गहरा ज्ञान है। हम लोग सागर गए थे इसी शूटिंग में, तो किसी ने कहा कि त्रिलोचन जो हिंदी के बड़े कवि हैं, वो यहाँ हैं, सागर में रहते हैं वो किसी पीठ के अध्यक्ष थे वहाँ। तो मैंने कहा श्याम बाबू, त्रिलोचन एक बड़े अच्छे कवि हैं हिंदी के, बड़े ज्ञानी आदमी हैं, कई भाषाएं जानते हैं, कई बोलियां जानते हैं, तो उनसे मिलना चाहेंगे क्या आप? उन्होंने कहा हाँ हाँ जरूर। हम लोग त्रिलोचन से मिलने गए, लेकिन वो सागर या कहीं जा चुके थे, कहीं निकल चुके थे जब हम पहुंचे। तो पर उनको कितना इंटरेस्ट था। और ऐसे ही सभी भाषाओं के उन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण सीरियल बनाया है जो काफी लोगों ने देखा है और काफी लोगों को देखना चाहिए, अमरावती की कथाएं। ये तेलुगु के एक बड़े राइटर है, शंकर मंची। मेरी नजर में अगर मैं कहूं, तो मुझे प्रेमचंद के बाद किसी कहानीकार ने अगर प्रभावित किया है तो शंकर मंची ने। क्या जीवन की कहानियां लिखते हैं वो। तो श्याम बेनेगल ने शंकर मंची के साहित्य को पढ़ा था, और अमरावती कथाएं उन्होंने कहा कि क्या इस पे बनाए अपन, सीरियल बनाए। तो हम लोगों ने दूरदर्शन के लिए 13 एपिसोड का सीरियल बनाया था। उसमें 13 कहानियां हैं। क्या जीवन से उपजी हुई कहानियां हैं, क्या सामाजिक संबंधों का ताना बाना बुना है शंकर मंची ने। और क्या तो श्याम बेनेगल की पकड़ है कि ऐसी कहानियां छांट के लाए वो। और उन्होंने मुझसे कहा कि इसका स्क्रीन प्ले लिखो, संवाद लिखो, इसमें गीत लिखो इसमें। तो मैंने उसमें गीत, संवाद, जहां जहां गीत की जरूरत थी वो लिखा, संवाद लिखा और उसको अडॉप्ट किया सीरियल के लिए, पर एपिसोड के लिए। तो ये श्याम बेनेगल की ही छटाएं हैं, किरणें निकलती हैं उनसे। कहाँ से साहित्य से चीजें ढूंढ के लाना। साहित्य पे उन्होंने बहुत सारा काम किया, जुनून बनाया, और भी कई फिल्में बनाई, भूमिका बनाई। साहित्य से जुड़े हुए निर्देशक हैं वो। और मैं भी साहित्य से जुड़ा हुआ लेखक हूँ, सिनेमा लेखक। तो हमारी पटती भी बड़ी अच्छी है। फिर उनकी राजनीतिक समझ और मेरी राजनीतिक समझ में बहुत मेल है। मैं उसी धारा पे चलता हूँ, उन्हीं के बताए रास्ते पे चलना चाहता हूँ कि कैसे आदमी राजनीति किसी के जीवन में कैसे काम करती है, और उसको कैसे, क्या करने देना चाहिए, क्या नहीं करने देना चाहिए। ये अगर पूछें तो श्याम बेनेगल इसका बहुत अच्छा जवाब देते हैं, जवाब हैं। तो समर के समय ये हो गया, तो हम लोग इस तरह से, उसका स्क्रीन प्ले था, फिल्म विद इन फिल्म थी, कुछ कुछ लोग शूटिंग करने जा रहे हैं। अब शूटिंग से पहले, जाने से पहले श्याम बाबू ने कहा चलो रेकी के लिए चलते हैं, देखते हैं वहां कि कहाँ शूटिंग करना है। तो मैंने कहा सर वही गांव, उसी गांव में शूटिंग करी है आप, कुल्ल में। इस कहानी के लिए वही गांव सबसे बढ़िया है।
तो उन्होंने कहा नहीं 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 अशोक, इसमें प्रॉब्लम हो सकती है, समझो इस बात को कि वो घटना वहां हुई है अभी अभी, तो फिर हम लोग उसको वहां रिक्रिएट करेंगे तो लोगों की भावनाएं जबरदस्ती हम हर्ट करेंगे, तो ये ठीक नहीं है। तो मैंने कहा आपकी बात में लॉजिक है, तो चलो हम लोग कोई और गांव देखते हैं। तो हम लोग भोपाल गए, फिर भोपाल के आसपास कई गांव में देखते रहे। भोपाल से हमने एक्टर्स भी चुने जो फिल्मों में काम करेंगे। अ, काफी लोगों को भोपाल से लिया हम लोगों ने। फिर गांव देखने लग गए इधर उधर। अच्छा, गर्मी के दिन थे वो, मतलब नौतपा जिसको बोलते हैं, 9 days ऑफ एक्सट्रीम हीट, वो चल रहा था उस समय। और हम लोग बुंदेलखंड की पठारी में भटक रहे थे, मैं और श्याम बेनेगल, कि कोई इस गांव जा रहे हैं, ये पसंद नहीं आ रहा है, उस गांव में जा रहे हैं, वहां हरियाली है, पसंद नहीं आ रहा है। फिर एक पानी की टंकी थी ऊपर, जैसे कि गांव में होती है, तो मैं उस अति उत्साह में ऊपर चढ़ गया। मैंने वहां से आवाज लगाई, श्याम बाबू ये नजारा बहुत सुंदर है इस फिल्म के लिए। तो श्याम बाबू बोले मैं आता हूँ। ये दोपहर के धूप के हीट के 1, 1:30, 2 बजे की बात रही होगी। श्याम बेनेगल भी उस सीढ़ी पे चढ़े ऊपर टंकी पे, और वहां से उन्होंने वो दृश्य देखा। एक निर्देशक, इतना बड़ा निर्देशक, इतनी धूप में क्यों भटक रहा है, पानी की टंकी में क्यों चढ़ रहा है वो, जानने के लिए, समझने के लिए। क्या लगन है, क्या तो निष्ठा है। वही मुझे मिला उनसे। मैंने भी वैसी लगन, वैसी निष्ठा दिखाई। अब हम सब गांव ढूंढ डाले, पर कोई गांव नहीं जमा, न श्याम बाबू को न मुझे। उनको कुछ जमा तो मैंने मना कर दिया, मुझे कुछ जमा तो उन्होंने मना कर दिया। अंत में मैंने कहा श्याम बाबू उसी गांव को देख तो लीजिए एक बार आप, भले आप वहां शूटिंग मत करिए, पर देखने में कोई बुराई नहीं है। तो बोले ठीक है। अब हम लोग कुल्ल गांव पहुंचे। तो वो गांव, वो कहानी चूंकि वहीं घटी थी, एक एक घर उसका गवाह था, एक एक गली उसकी गवाह थी, तो घर गली लोग सब कहानी को एक तरह से दिखते थे कहानी में, अपने स्थान के साथ। तो मैंने कहा श्याम बाबू ये है जगह, अब आप बताइए। तो बोले ठीक है, यहीं शूटिंग करेंगे। वो भी बड़े उत्साही, जुनूनी। क्या, लेकिन एक चीज की गारंटी लो अशोक, यहाँ आप शूटिंग करेंगे तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी। तुम इस इलाके के हो, तो तुम जिम्मेदारी ले रहे हो कि यहाँ हम शूटिंग करें अगर, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, यहाँ के लोग को कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी। तो मैंने कहा श्याम बाबू मुझे नहीं लगता कि कोई प्रॉब्लम होगी, और मैं इसकी जिम्मेदारी लेता हूँ। मैंने कहा ठीक है। अब हम लोग वहां पहुंचे और हमने शूटिंग की, शूटिंग शुरू की। 3, 4 दिन हमने शूट किया फिल्म। और जमींदार जो जिसने वो किया था, कॉन्फ्लिक्ट का एक पक्ष था, वो उसके घर में शूटिंग कर रहे थे हम। और उस जमींदार की तो डेथ हो चुकी थी, वो तो स्वर्गवासी हो चुका था, उसका लड़का था संभालता था सारा कुछ। तो वो लड़का शूटिंग से घर से बाहर गया, शूटिंग के बीच में कहीं बाहर गया। तो बाहर पुलिस की व्यवस्था करवाई थी हमने सुरक्षा की दृष्टि से। तो वो वहां मतलब बाहर गया किसी काम से अपने वो। जब लौटने लगा अपने घर में, तो पुलिस वालों ने उसको रोक दिया। कहा कहाँ जा रहा है रे, अंदर चल, शूटिंग चल रही है। उसको बड़ा बुरा लगा। तो कहता क्या बात कर रहे हो, मुझे घुसने नहीं दे रहे हो। तो उन्होंने उसको धक्का मार दिया और बंदूक के उससे मूठ से उसको मारा। इतना होना था कि वो बिफर गया। कहता कोई शूटिंग नहीं होगी, भागो यहां से, उठाओ अपना टीन टप्पर। और भागते हुए अंदर आ गया वो। कहता बंद करो ये सब, कैमरा वैमरा निकालो यहाँ से। कहते हमारे घर में हम ही को नहीं घुसने दे रहे हैं, ठीक है, मतलब बात क्या है ये। हम न चल पाते हैं अपने घर में, न बोल पाते हैं, ना हमारे बच्चे कोई रोना चाहे तो रो भी नहीं पाता, हंस भी नहीं पाता। नरक बनाया हुआ है हमारे घर को, करके वो फैल गया। शूटिंग रुक गई।
श्याम बाबू ने कहा, देखो अशोक, मैं पहले कह रहा था तुमसे, तुम माने नहीं, अब क्या होगा बताओ। अब तो हम प्रॉब्लम में फंस गए, हम सेट बनाएंगे तो हमारे बजट से बाहर चला जाएगा, सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा। तो मैंने कहा, श्याम बाबू मैं कोशिश करता हूँ। मैं उस जमींदार के लड़के को थोड़ा दूर ले गया बाहर, और मैंने उसको बहुत समझाने की कोशिश की। वो मानने को तैयार नहीं था। उसने कहा कि ये सब हमारे ऊपर और चोट की जा रही है, ये हो। तो मैंने उसको खूब समझाया, मैंने उसको पाँव पड़ा, मैंने इसका लिटरली पाँव पड़ा। मैं कहा, भाई मैं तुम्हारे पाँव पड़ रहा हूँ, और तुम्हारे भरोसे मैं यहाँ आया था, और मैंने किया, तो तुम यार थोड़ा समझो ना बात को, और चलो मेरे साथ। तो करीब 1-1.5 घंटे मैं उसको समझाता रहा, तब जाकर वो थोड़ा नॉर्मल हुआ। उसको लेके मैं अंदर आया, उसको श्याम बेनेगल के बगल में एक कुर्सी रखवाई, वहां आदर सम्मान के साथ बिठाया, जो कि शायद हमको पहले करना चाहिए था, लेकिन हमने ध्यान नहीं दिया। और उसको जूस और ये सब जो जो पिलाया, तो वो थोड़ा शांत हुआ और हम वहाँ शूटिंग कर सके। तो ऐसे अनुभव हुए समर करते समय। और अ, दोनों पक्ष की टकराहट हमने दोबारा दिखाई। तो सचमुच में दोनों पक्ष को भी कुछ समझ में आया शूटिंग के दरमियान, कि कहाँ पे वो अड़ गए थे, कहाँ पे उनकी गलती थी, कहाँ पे किसको क्या नहीं करना चाहिए था। ये शूटिंग देखते हुए भी उनको समझ में आया। और मजे की बात कि जहां कुछ भी गलत हम करते थे, गांव वाले टोक देते थे, कहते थे ऐसा नहीं हुआ है, गलत बता रहे हो आप लोग सिनेमा बनाने लगते हो, सच्चाई में ऐसा कुछ नहीं हुआ था। अब मैंने अपनी कल्पना जोड़ के कुछ चीजें लिखी थी। तो फिर उनसे पूछते थे कि क्या हुआ था, तो फिर वो बताते थे। तो मैंने इस पूरे उसको भी स्क्रीन प्ले में डाल दिया। एक तो झगड़े वाला भी डाल दिया कि वो शूटिंग नहीं करने दे रहा है, अपने घर में चिल्ला रहा है, फिर ये भी डाल दिया मैंने। जो जो सचमुच में हो रहा था वो भी मैं स्क्रीन प्ले में डालता चला जा रहा था। कुछ मैंने पहले भी डाला हुआ था कि ऐसा कुछ हो सकता है करके। तो फिर वो शूटिंग हुई, और हम सब ने बहुत सीखा। हम गांव वालों ने सीखा कि क्या ये समस्या है, पॉलिटिकल समस्या कैसे बन जाती है, कास्ट प्रॉब्लम जो है, जाति व्यवस्था जो है, वो कैसे एक बेकार की बात में बड़ी भारी प्रॉब्लम बन जाती है, छोटी सी बात में प्रॉब्लम बन जाती है। पूरी कहानी का लब्बो लुभाव ये था कि दलित बस्ती में हैंडपंप लग गया था, जिससे उच्च वर्ग नाराज हो गया था। हैंडपंप के लिए 1 साल तक लोगों की लाइफ को तबाह कर देना। तो एक अच्छा, फिर दूसरा एक और मुद्दा उठा। श्याम बाबू ने कहा कि देखो, इस फिल्म को अगर हम सीरियसली बनाएंगे तो लोग इसको नहीं देखना चाहेंगे, क्योंकि लोग इस कहानी को जानते हैं। ये कोई नई कहानी नहीं है, तो सब जगह हो रहा है, कहाँ नहीं हो रहा है, बिहार में हो रहा है, राजस्थान में हो रहा है, सभी जगह हो रहा है। तो इस दुख भरी कहानी को देखना पसंद नहीं करेंगे। तो मैंने कहा, श्याम बाबू आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, मेरे दिमाग में भी ये है कि इस फिल्म को हंसते हंसते लोग देखें। तो एक सीरियस कहानी को लोग बहुत ही हंसते हंसते देखते हैं पूरी फिल्म में। और मैं अपने को ऐसा मानता हूं कि मैं बिना हंसे या हंसाए फिल्म नहीं लिख सकता। मैं सीरियस फिल्म नहीं लिख सकता जिसमें कोई हंसी ना हो, कोई कोई हास्य ना हो जिसमें। मुझे लगता है कि हास्य बहुत जरूरी है, खासकर दुख के दौर में, त्रासदी में व्यंग और हास्य बहुत जरूरी है। तो वो मेरी सारी फिल्मों में दिखता है। तो मैंने श्याम बाबू से कहा कि ऐसे ही करेंगे श्याम बाबू, इसको हंसाते हुए लिखेंगे ना। तो फिल्म विद इन फिल्म, फिल्म के अंदर फिल्म होने से उसमें ये मौके बहुत आए। और अभिनय की दृष्टि से देखा जाए तो उसमें कमाल का अभिनय है लोगों का, रघुवीर यादव का, सीमा विश्वास का, रवि झांकल, राकेश साहू हमारे एक
उसमें बुंदेली सिखाने कोच थे वो हमारे, बुंदेली डायलेक्ट के, तो उन्होंने भी अभिनय भी किया है उसमें। तो ऐसे बहुत सारे कलाकारों ने बहुत अच्छा अभिनय किया, सच्चा अभिनय किया। लगता है कि हाँ, ऐसे ही हुआ होगा, ये लोग ऐसे ही रहे होंगे और इनके साथ ऐसे ही दुःख हुआ होगा। और उस दुःख पे उदास होने की बजाय, उस दुःख पे रोने की बजाय उस दुःख पे हँसी आती है। ये दुःख जो है वो कैसा मानव निर्मित त्रासदी है कि जो इतनी बढ़ जाती है कि उस पे हँसने का मन करने लगता है। तो समर को इसी तरह से ट्रीट किया गया और समर एक बहुत बड़ी फ़िल्म बनी, बहुत महत्वपूर्ण फ़िल्म बनी। अ, आशुतोष गवारिकर ने समर देखी, तो मुझसे मिले उन्होंने समर देखने के बाद। उन्होंने कहा कि मुझे फ़िल्म बहुत अच्छी लगी ये। और मैंने फ़िल्म जब बनाना शुरू किया था, तो मैंने रीमेक बनाया था अंग्रेज़ी फ़िल्मों का, इधर का उधर का। लेकिन फिर मेरी वो फ़िल्में चली नहीं, तो मैंने रीमेक बनाना बंद कर दिया। मैंने कहा ओरिजिनल बनाएँगे। तो मेरी लगान और बाकी फ़िल्में आई। अ, चरण सलूजा हमारे बड़े मित्र हैं, अभिनेता हैं श्याम बेनेगल के, और ये कनाडा में हैं इस समय, वहाँ से ये देख रहे हैं प्रोग्राम। तो इस तरह से मतलब जो भी चीज़ आई समर में, वो स्वाभाविक रूप से आई, सहज रूप से आई। वो कई बार फ़िल्म नहीं लगती, लगता है आप ज़िंदगी को देख रहे हैं। एक ज़िंदगी है जो आपकी आँखों के सामने घट रही है और उसने अपने आप को एक तरह से इन्वॉल्व कर लिया है। लेकिन मैंने उसमें फिर ब्रेख्तियन एलियनेशन अ, मैं बहुत पसंद करता हूँ अपनी राइटिंग में। मुझे लगता है एलिट होके चीज़ों को देखना, एलिनेशन के साथ चीज़ों को देखना बहुत ज़रूरी है सिनेमा में। क्योंकि सिनेमा हमको बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व करने की ताकत रखता है और बहुत ईज़िली कर सकता है। वो हमको डरा सकता है भयानक, रुला सकता है, हँसा सकता है। तो उस उसके साथ एलिनेशन बहुत ज़रूरी है, ऐसी दुःख भरी दास्तान। इसीलिए फ़िल्म विद इन फ़िल्म का स्क्रीन प्ले काफ़ी वर्क किया। एक चीज़ चलती रहती है और अपने ड्रामेटिक हाइट में जाके सडनली हम उसको रोक देते हैं और कोई दूसरी चीज़ बताते हैं और फिर उस ड्रामेटिक हाइट पे पहुँचते हैं, तो लोग उसको ज़्यादा गहरी नज़र से देखते हैं। चूँकि मैं ड्रामा का स्टूडेंट रहा हूँ और ब्रेख्त मेरे प्रिय नाटककार रहे हैं, तो इसलिए मैं ब्रेख्त से बहुत प्रभावित हूँ। और ब्रेख्त भी बहुत जनवादी किस्म का नाटककार था, निर्देशक था। तो इसलिए मुझे फ़िल्म में बहुत अच्छा लगता है ये। दूसरा मैं एक और एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ राइटिंग में, सिनेमा की राइटिंग में, जो मैं सैमुअल बेकेट से मैं बड़ा प्रभावित हूँ। गोदो के इंतज़ार में, वेटिंग फॉर गोडो, एक एब्सर्ड नाटक है ये। और मुझे मेरी राइटिंग में इसका बड़ा असर है। मेरे दिमाग में वो एब्सर्डिटी बहुत इम्पोर्टेंट लगती है मुझे राइटिंग में। मुझे लगता है कि राइटिंग में भी वो एब्सर्डिटी आना चाहिए, जो ज़िंदगी में है। जैसे पेंटिंग में बड़ी खूबसूरती से आई है एब्सर्डिटी, चाहे पिकासो की हो या रज़ा की हो और अपने हुसैन साहब की पेंटिंग्स में जितनी भी लोगों की पेंटिंग है, उसमें एब्सर्डिटी बहुत मायने के साथ आई है, अर्थपूर्ण एब्सर्डिटी है, एब्सर्डिटी जिसको बोलते हैं। पर सिनेमा में वो नहीं आई है अभी तक। व्यंग में आप भले कह लें कि हमारा सारा कमर्शियल सिनेमा ही एब्सर्ड है, वो दूसरी बात है। पर सप्रयास एब्सर्डिटी एक कला के रूप में सिनेमा में उतना नहीं आई है मेरी जानकारी में, खासकर भारतीय सिनेमा में। तो मैं कोशिश करता हूँ कि अपनी राइटिंग में थोड़ा एब्सर्ड भी हूँ, तो मुझे उससे बड़ा अच्छा लगता है। फिर समर में एक कविता भी हमने इस्तेमाल की, दलित कवि हैं मराठी के बड़े प्रसिद्ध। अ, जब शब्दों ने ही शब्दों को गुलाम बनाया था तब की बात है। मेरी पत्नी मराठी भाषी हैं, तो उन्होंने इसका अनुवाद किया था हिंदी में, सीमा सीमा मिश्रा। तो ये कविता श्याम बाबू को बहुत पसंद आई और किशोर कदम को बहुत पसंद आई। तो वो बहुत ही सुंदर कविता है और उसके अंत में समाहित करते हुए मैंने कहा
कि हीरो हीरोइन बात कर रहे हैं कि इस कविता के बारे में। वो झरने के नीचे खड़े हुए किशोर कदम हीरोइन को ये कहानी, ये कविता सुना रहा है और झरना पीछे से गिर रहा है। जब शब्दों ने ही शब्दों को गुलाम बनाया था, तब की बात है। तो उसके बाद कविता खत्म होती है तो वो राजेश्वरी जो हीरोइन थी वो कहती है कि बहुत अच्छी कविता है, बहुत अच्छी दलित कविता है। तो किशोर कदम कहता है यही तो प्रॉब्लम है, हमारे यहाँ साहित्य को भी सवर्ण साहित्य और दलित साहित्य में विभाजित कर दिया गया है। ये मैंने लिखा उसमें। मुझे ये विभाजन बड़ा अटपटा लगता है, जिसको हम लोग बड़ी सहजता से इस्तेमाल करते हैं साहित्य में। दलित साहित्य ऐसा कहते ही आप दलितत्व को इम्पोर्टेंट देते हैं अपनी नजर से, आलोचक, कवि, ये दलित साहित्य है। तो वो भी मैंने उसमें इंक्लूड किया कि तरह तरह से आख्यान उसमें इस्तेमाल किए मैंने मनुस्मृति डाला उसमें, क्योंकि जाति व्यवस्था के साथ ये सब चीजें बड़ी इंपॉर्टेंस रखती हैं। मनुस्मृति का जिक्र करना बहुत इंपॉर्टेंस है अगर आप जाति प्रथा पे सही ईमानदारी से काम कर रहे हैं तो। और फिर इतना सब करने के बाद जब फिल्म बनी, और तो जब शूटिंग कंप्लीट होती है गांव में, ये भी फिल्म का हिस्सा था, एंड जहां से होता है, तो गांव वाले कहते हैं कि ये फिल्म हम लोग को देखने को मिलेगी क्या कभी। नॉर्मली ऐसा होता है कि हम किसी गांव में कहीं शूट करके आते हैं और फिर उनको भूल जाते हैं कि देखने मिलेगी कि नहीं मिलेगी। मान लो वो बेचारे देख भी नहीं पाते अपनी फिल्म। सोचिए जरा आपके ऊपर कोई फिल्म बने और आप उसको देख ना पाए। राकेश साहू जी बोल रहे हैं ट्रेन में हूँ, नेटवर्क पुअर है, नहीं तो कुछ अनुभव शेयर कर पाता। जब शब्दों ही ने ही शब्दों को गुलाम बनाया था, दलित कविता शब्द पहली बार सुना था उस समय। तो अब फिल्म जब खत्म होती है फिल्म, तो वो गांव वाले यही पूछते हैं कि क्या इसका हम लोग को देखने मिलेगी कि नहीं। मतलब एक सवाल खड़ा करती फिल्म। तो मैंने कोशिश किया था कि अपनी राइटिंग में बहुत सारी चीजें डालूं, बहुत सारी समस्याओं को डालूं। कई निर्देशक जो और हैं जिनसे मेरी बात होती है तो बोलते हैं आपने बहुत ज्यादा प्रॉब्लम डाल दी है एक कहानी के अंदर। एक कहानी होना चाहिए ना। आप बिजली व्यवस्था पे भी चले जाते हैं, आप शिक्षा पे भी चले जाते हैं, स्वास्थ्य पे भी चले जाते हैं, आप फोकस क्यों नहीं करते। तो मैं कहता हूं कि लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम है, भारतीय समाज में बहुत सारी प्रॉब्लम एक साथ एक आदमी के अंदर चल रही होती है। तो कोई कहानी ऐसी नहीं हो सकती जो बहुआयामी ना हो, उसमें बहुत सारे प्रॉब्लम ना हो। तो कई लोग इसको लाइक करते हैं, जैसे श्याम बेनेगल, वो इन बातों को बहुत अच्छे से जानते हैं और समझ है उनकी गहरी, तो उसको लाइक करते हैं, मेरी राइटिंग को भी लाइक करते हैं। और अ, फिर वहाँ से हम वापस आए और फिल्म बनी। फिल्म को नेशनल अवार्ड मिल गया, सर्वश्रेष्ठ फिल्म। और मुझे नाचीज को भी सर्वश्रेष्ठ पटकथा का अवार्ड मिल गया, जिसका श्रेय वो गांव के लोगों को देता हूँ। मेरा उसमें कोई योगदान नहीं। अगर मैं उसे नहीं मिलने गया होता तो वो महान संवाद मुझे नहीं मिले होते जो मेरे नाम से दर्ज हो गए हैं। ये उनकी ताकत थी, उनके शब्द थे, उनकी भावनाएं थी, उनके जज्बात थे। नहीं तो मैं एक बड़ी घटिया सी फिल्म लिख देता बम्बई में बैठ के। लेकिन मेरी ये यात्रा, श्याम बाबू की यात्रा, श्याम बाबू की कोशिश, मेरी कोशिश, सच्चाई की तह तक जाने की पूरी कोशिश, कई आयामों को पकड़ने की कोशिश, ऐसा कुछ न करने की कोशिश कि किसी को बुरा लगे। भाई अगर किसी ने जुल्म किया है और किसी ने जुल्म सहा है, तो जुल्म किया है जिसने, उसको हम बुरा और विलेन की तरह से पेश करें, इसके बजाय उसको ऐसे पेश करें कि वो भी एक इंसान है, उसके अंदर भी कभी कभी शैतान आ जाता है, बाकी वो भी एक नॉर्मल इंसान है। जब मैंने जमींदार के लड़के से बात किया, यशपाल शर्मा जो बड़े प्रसिद्ध अभिनेता हैं हमारे सिनेमा के, उन्होंने वो रोल किया था।
तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से वो ये कह रहा था कि मेरे पिताजी तो संत आदमी थे, इन लोगों ने मेरे को पिताजी को गौ समान मेरे पिताजी को उकसाया। तो उसका पॉइंट ऑफ व्यू भी सही लगता था कि हमने इतना इनके लिए किया और एक हैंडपंप के लिए इन लोग हमने हमारे साथ झगड़ा कर लिया। तो हर किसी का एक पॉइंट ऑफ व्यू होता है जिंदगी को लेके, वो गलत है सही है इसका फैसला कौन कर सकता है। तो उसको यथास्थिति को दिखाना ज्यादा बेहतर होता है और लोग ज्यादा समझ जाते हैं कि किसकी तरफ आपको रहना है, आपको किसका पक्षधर होना है। ये लोगों को समझ में अपने आप आता है, वो समझाने की जरूरत नहीं होती। इसके बाद जब फिल्म बन गई उसको अवार्ड मिल गए और राष्ट्रपति नारायणन साहब थे उस समय, महामहिम। तो वो दलित थे, उनको श्याम बेनेगल ने फिल्म दिखाई, उनको बहुत पसंद आई ये फिल्म। तो उन्होंने राष्ट्रपति भवन में एक कार्यक्रम रखा इस फिल्म को लेके, जिसमें उन्होंने मुख्तलिफ सियासी पार्टियों के नेताओं को बुलाया देखने के लिए, और मुझे और किशोर कदम को भी श्याम बाबू लेके गए, कहे तुमसे भी मिलना चाहते हैं वो राष्ट्रपति। तो हम लोग गए तीनों लोग, और वहाँ विभिन्न राजनीतिक पार्टियों के लोग आए थे। सोनिया गांधी थी उस समय, अजीत जोगी भी थे, काशीराम थे, येचुरी साहब थे, ऐसे विभिन्न राजनीतिक पार्टियों के लोग थे। अब वो फिल्म देखी सब लोगों ने, और राष्ट्रपति ने कहा कि ये देखिए इस फिल्म से आपको बहुत कुछ समझ में आएगा जो हमारी पॉलिटिक्स में चल रहा है। रवि जहाँकल हमारे इस फिल्म के बहुत मतलब महत्वपूर्ण किरदार, जिन्होंने जमींदार का रोल किया है, ऐसा अद्भुत रोल किया है इन्होंने। कभी वो फिल्म देखने को मिले आपको तो इन्होंने वो रोल किया है जमींदार का, क्या ही बढ़िया रोल किया है दोनों में, जहाँ वो मुंबई से गए हुए एक्टर हैं और जहाँ वो जमींदार है, दोनों में। तो जब ये सब बन गई तो हम लोग राष्ट्रपति भवन गए। अब सब लोगों ने फिल्म देखा, फिर चाय नाश्ता में राष्ट्रपति जी के पास मैं गया उनको प्रणाम करने। तो उन्होंने मेरा हाथ पकड़ लिया मुस्कुराते हुए, मुझे बधाई देते हुए मेरा हाथ पकड़ लिया। अब वो मेरा हाथ ही नहीं छोड़ रहे हैं। अब कोई बड़ा आदमी आपका हाथ पकड़ा रहे और छोड़े ना, तो 5 सेकंड 10 सेकंड तक समझ में आता है, पर वो छोड़ ही नहीं रहे हैं। तो मेरे को अजीब अटपटा सा लगने लग गया, सिहरन सी होने लग गई मेरे बदन में। फिर मैंने और लोगों से बात किया फिल्म के बारे में, तो मुझे एक राजनीतिक अनुभव भी बड़ा अच्छा हुआ। एक साथ इतने पॉलिटिकल लीडर्स को देखने का मुझे मौका मिला। अब कभी मैं पॉलिटिक्स पे फिल्म लिखूंगा तो मुझे मालूम रहेगा कि ये लोग कैसे बात करते हैं, कौन कैसे बात करता है। एक तो मैंने महसूस किया कि ये लोग बहुत कम बात करते हैं, ज्यादा नहीं बोलते। क्या गलत हो जाए, क्या हम बोल दें। जैसे मैंने कांशीराम जी से पूछा कि सर कैसी लगी फिल्म आपको, तो पहले मुस्कुरा के उन्होंने हाँ में सिर हिलाया, मगर सर बोलिए ना कुछ। तो उन्होंने कहा कि अगर ये हमारे आंदोलन को सफल करती है फिल्म, तब तो हमारे लिए सफल है। सोनिया जी से मैंने पूछा कैसी लगी आपको फिल्म, तो उन्होंने मुस्कुराई और हाँ बोली अच्छी लगी। अच्छी लगी भी नहीं बोली, मतलब कम से कम शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। ऐसे सभी नेता शायद ये मंच पर ज्यादा बोलते हो या संसद में ज्यादा चिल्लाते हो, लेकिन बहुत कैलकुलेटिव होते हैं कि इनको क्या बोलना है और क्या नहीं बोलना है और क्या बोलने का क्या गलत अर्थ निकल जाएगा। ऐसा मेरा अनुभव निकला, हो सकता है ऐसा ना होते हो, मेरा अपना एक ऑब्जर्वेशन है जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो वो एक हमारे लिए एक मेरे लिए हमेशा के लिए अमिट अनुभव बन गया। और दुर्भाग्य से समर रिलीज नहीं हो पाई, और रिलीज नहीं हो पाई तो बड़ा दुख होता है कि एक बड़ी अच्छी फिल्म रिलीज ना हो पाए। और वो एक क्यों रिलीज नहीं हो पाई इसका भी कारण समझ में नहीं आया।
क्या उसका सुर में गड़बड़ी थी, कहाँ पे क्या था वो, जो एक सोच समझ के अनुभवों के आधार पे सच्चाई को दिखाने की ईमानदार कोशिश करने की भावनाओं से बनी हुई फिल्म हमारे यहाँ रिलीज नहीं हो पाई। कारण मुझे आज तक समझ में नहीं आया कि क्यों नहीं रिलीज हो पाई, क्या प्रॉब्लम हुआ उसमें। तो हमने मान लिया कि भाई हर फिल्म की एक नियति होती है। पर ये सुन के बड़ी खुशी हुई, श्याम बाबू बताते रहते थे कि कनाडा से किसी ने देखा तो उनको बड़ी अच्छी लगी फिल्म, किसी यूनिवर्सिटी में फिल्म पढ़ाई गई, समर विदेश में कहीं पढ़ाई गई, कहीं इसके प्राइवेट शोज हो रहे हैं पूना में, इधर उधर उधर। तो मुझे बड़ी खुशी होती थी कि चीज बाहर तो जा ही रही है। और ये दृष्टि, ये समझ, ये सोच एक भरे पूरे निर्देशक श्याम बेनेगल ही इसके लिए पूरी तरह से श्रेय मैं उनको देता हूँ। जो कुछ मैंने उसमें अच्छा लिखा है, उसमें वो गांव वालों का पूरा साथ है और श्याम बेनेगल की दृष्टि है, श्याम बेनेगल का गाइडेंस है, उनका निर्देशन है। ये कई चीज मैं गलत लिख दिया था मैंने। जैसे वो उस घटना में ये है कि जो जमींदार है वो दलित के सिर पे पेशाब करता है। अपने रवि झाकल जी जमींदार बने थे। तो मैंने कहा श्याम बाबू ये बहुत ही सेंसेशनल सीन है, ये होना चाहिए तो बहुत ही अच्छा लगेगा ये। मतलब वेंडेड क्वीन से भी ज्यादा ये चर्चा का विषय बन जाएगी ये फिल्म। तो श्याम बेनेगल हंसे। फिर उन्होंने कहा कि नहीं, ये बिल्कुल गलत एटीट्यूड है। ऐसा दिखाएंगे अगर हम सिनेमा में तो हम दोबारा दलित का अपमान करेंगे। तो ये दृश्य नहीं आना चाहिए, इसका जिक्र होना चाहिए बस। चाहते तो हम दिखा सकते थे, कोई कमर्शियल डायरेक्टर होता, लोभी डायरेक्टर होता तो इसको तो छोड़ता नहीं वो। जैसे बवंडर एक फिल्म मैंने लिखी, हमारे दोस्त अ, जगमोहन मुंदड़ा साहब, वो अमेरिका में रहते थे और फिल्में बनाते थे। तो वो भारत में करना चाहते थे, तो बवंडर फिल्म उन्होंने बनाई एक रेप कांड पे राजस्थान में जो हुआ था, तो उस पे उन्होंने बनाई। तो मैंने उनसे भी ये आग्रह किया। समर के बाद बवंडर बनी तो मैंने उनसे कहा कि सर ये रेप का सीन दोबारा नहीं दिखाना चाहिए, गैंग रेप का सीन पर्दे पे नहीं आना चाहिए, ये हम दोबारा उसका औरत का अपमान करेंगे। तो मुद्रा साहब ने कहा नहीं 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 यार, वो सीन तो गोल्डन सीन है फिल्म का, मैं कुछ कर नहीं सकता था, वो निर्देशक थे। हालांकि मैंने उनको सही सलाह दी थी कि वो सीन नहीं दिखाना चाहिए, लेकिन अपनी अपनी समझ होती है। श्याम बेनेगल गहरी दृष्टि के निर्देशक हैं, तो इस वजह से वो फिल्म बड़ी अच्छी लगी। फिर श्याम बाबू के साथ मेरी ये पहली फिल्म थी। उसके पहले मैंने सीरियल किए थे उनके साथ, भारत एक खोज, अमरावती की कथाएं, संक्रांति, बहुत सारी हमने छोटी छोटी डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाई थी, एड्स के ऊपर फिल्म बनाई थी हमने। मैं लगातार उनके साथ काम करना पसंद करता रहा। तो पर फिल्म उन्होंने मुझे पहली बार समर मुझे दिया कि आप अकेले लिखे इस फिल्म को। मैंने कहा ठीक है श्याम बाबू। अभी जब लिखने लगा मैं फिल्म, तो श्याम बाबू की लाइकिंग और उनका गाइडेंस और वैचारिक समझ, हम चर्चा करते थे, बातचीत करते थे, बहुत सारी चीजें उनको मालूम थी जो मुझे नहीं मालूम थी। मसलन कि जब मैं रिसर्च पे जाने लगा तो उन्होंने मुझसे ये कहा कि अ, आप सागर जा रहे हैं तो वहाँ यूनिवर्सिटी है एक बड़ी, वहाँ भी आप जाइएगा। और अ, गौड़ साहब ने उस यूनिवर्सिटी को बनाया था, हरि गौड़ साहब ने यूनिवर्सिटी को बनाया था। तो और वहाँ ये ऐसी ऐसी चीजें हैं। मतलब वो इतना कुछ मुझे बता रहे थे जो मैं सागर का तो नहीं हूँ, मैं सतना का हूँ, तो पर आते जाते रहा हूँ सागर। तो मुझसे ज्यादा लगा कि सागर के बारे में वो जानते हैं, श्याम बेनेगल।
ऐसी व्यापक दृष्टि। फिर उन्होंने सागर की स्पेलिंग भी बताई, ऐसे GAR लिखता था मैं, तो उनका नहीं, ऐसे GOUR, ऐसा कुछ स्पेलिंग है सागर की। मतलब उनकी समझ, उनकी सोच, उनकी पकड़, वो देश के साथ बड़ी खूबसूरती से मर्ज हो जाता है वो निर्देशक। लगता नहीं कि ये उनकी फिल्मों देखिए आप, उनकी फिल्मों की वैरायटी देखिए आप, तमाम तरह की कहानियां देखिए आप, ऐसा लगता है जैसे कहानियां साहित्य दिख रहा है कहानियों में, संवादों में। समर में भी मैंने बुंदेलखंडी मुहावरों का बहुत इस्तेमाल किया है। फिर म्यूजिक समर का देखिए आप, अनोखा म्यूजिक है। श्याम बाबू ने कहा कि तुम रिसर्च पे जा रहे हो तो वहां के म्यूजिक पे भी रिसर्च करना। मैंने कहा ठीक है श्याम बाबू। अब मैं बुंदेलखंड के ज्यादातर इलाकों में गया और वहां का म्यूजिक मैंने रिकॉर्ड किया, वहां के लोक गायकों से मिला, और वो अनोखे गाने। फिर हम उन लोक गायकों को बम्बई बुलाए और वनराज भाटिया के साथ उनका वो कराया गायन। वनराज भाटिया भी अद्भुत संगीतकार थे। उन्होंने इतना खूबसूरत मर्ज किया है वेस्टर्न म्यूजिक को और बुंदेलखंडी म्यूजिक को। उसमें बहुत सुंदर नृत्य हमने इस्तेमाल किए हैं। राम सहाय पांडे हैं जिनको अभी पद्मश्री भी मिला, वो भेड़नी डांस के बड़े गुरु माने जाते हैं, बड़े गुरु माने जाते हैं। उनके दल ने उसमें नृत्य किया है, भेड़नी नृत्य, क्या छटा उसकी आई है, और इतनी खूबसूरती से भेड़नी नृत्य शायद ही कहीं इस्तेमाल हुआ हो। तो श्याम बाबू अपने समाज की, वहाँ की लोक कलाओं की, वहाँ के नृत्य संगीत की, वहाँ की वेशभूषा बनावट की, सबकी जानकारी रखते हैं और जानकारी बढ़ाते भी रहते हैं। तो समर मेरे लिए एक बहुत ही सुनहरा अनुभव रही, मेरे लिए बहुत ही सीखने, समझने, सोच विचार करने के लिए रही। तो इस तरह से कोई भी अच्छी फिल्म अगर आप लिखते हैं तो आपको जो तृप्ति मिलती है, आनंद मिलता है, वो बहुत बड़ी बात होती है। और वो तृप्ति, वो आनंद मुझे भी मिला, मेरे सारे कलाकारों को भी मिला, सब खुश, श्याम बाबू को भी मिला। तो इस तरह से समर एक बड़ा सुंदर अनुभव रहा। जी अर्पण जी, मैं ज्यादा बोल गया, आपको बीच में मुझे बोलने का अवसर देना चाहिए। नहीं, अच्छा अच्छा लग रहा है आपको सुनना, और हमारे साथ तमाम मित्रगण जुड़े हुए हैं। जी 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 कनाडा से चरण सलूजा जी लगातार बने हुए हैं। वे जी लिख जी। रहे हैं कि बहुत दिनों के बाद आपको सुना अशोक जी, मन अति प्रसन्न हुआ। मेरा भी। तो जी, रवि झांकल जी और राकेश साहू जी, तमाम लोग जुड़े हुए हैं, और दूसरे लोग जो फिल्म की दुनिया से हैं, अपने हमारे संजीव बख्शी जी जुड़े हुए हैं जो साहित्य की दुनिया से हैं, और जिनके उपन्यास पर इतनी अच्छी फिल्म बनी, भूलन कांदा पर। हमारे साथ है डॉक्टर सुशील शीलू, अनुराग त्रिपाठी, प्रभा मिश्र, अनिल दीक्षित, पूजा कुमार, हरप्रीत कुमार, बलवंत कौर, किशन कुमार मिश्र, पूनम सिंह, त्रिलोकी यादव, प्रदीप मिश्र, मनमोहन चड्ढा, रवि शेखर जी, मीता दास, जितेंद्र बुंदेल, अशोक उह, मिथिलेश श्रवण चौबे, सुधा शुक्ला, अमन पठान, सुनीता, श्वेता पांडे, सानिया शर्मा, हरगोविंद पुरी, के बिंड, पप्पू भाई, गंगाराम यादव, और तमाम दूसरे मित्रगण जुड़े हुए हैं। आप सभी का, प्रीति भटनागर, सभी लोग जुड़े हुए, सभी का धन्यवाद। और मित्रों, आप देख रहे हैं कि अशोक मिश्र जी किस तरह से हम सभी को अपनी बतकही के प्रभाव में लिए चले जा रहे हैं। कई ऐसी बातें हुई आज इस फिल्म के माध्यम से जिसको जानना हम सभी के लिए अच्छा लगा। और मित्रों, आप सभी जानते हैं कि अगर हम बतौर लेखक, अशोक मिश्र जी ने कई फिल्मों में काम किया है, अगर हम बतौर लेखक इनकी कुछ एक फिल्मों का एक समुच्चय बनाए तो समर का नाम आएगा, जिसकी बात अब ये कर रहे हैं। इन्हीं की एक और फिल्म है समर से पहले जो रिलीज हुई 1900
95 में 1995 नसीम, वह भी अशोक मिश्र की लिखी एक बेहद महत्वपूर्ण फिल्म, और 2009 में वेल डन अब्बा भी आई। हम इन फिल्मों पर भी चर्चा करेंगे। अभी जब हम लोग समर की बात कर रहे हैं 1998 में आई फिल्म की, तो नसीम की भी कुछ बात कर लें 1995 की, क्योंकि इन दोनों फिल्मों का लेखन अशोक मिश्र जी ने किया है, और एक जाने माने फिल्म लेखक जबरीमल पारख इन दोनों फिल्मों की चर्चा करते हैं अपनी पुस्तक लोकप्रिय सिनेमा और सामाजिक यथार्थ में। वे लिखते हैं कि किस तरह श्याम बेनेगल दलितों के उत्पीड़न पर समर फिल्म बनाते हैं, और सईद मिर्जा सांप्रदायिक समस्या पर नसीम, और इस तरह वे हमारे मौजूदा दौर की दो महत्वपूर्ण समस्याओं को अपनी फिल्मों का विषय बनाकर लोगों में जागरूकता उत्पन्न करते हैं। संवेदनशीलता किस तरह की है कि जो कुछ जघन्य कृत्य हुए समाज में, सचमुच में फिल्मकार उसको फिल्म में दिखाने से बचता है, क्योंकि उसे लगता है कि यह अपमान की पुनरावृत्ति होगी। तो इस गहरी और अद्वितीय संवेदनशीलता के निर्देशक हैं श्याम बेनेगल, और जिसको अशोक मिश्र जी ने भी अपने भीतर उतारा। मैं इन दो फिल्मों के माध्यम से यह बात करना चाहता हूं आपसे अशोक जी, कि नसीम जिसके डायरेक्टर सईद मिर्जा रहे, और समर जिस पर आज हम मुख्य रूप से चर्चा कर रहे हैं, एक जातिगत उत्पीड़न पर और एक सांप्रदायिक समस्या पर, तो समर और नसीम को लेकर भी कुछ कहें, और इसके बहाने हम लोग अपने श्याम बेनेगल और सईद मिर्जा, ये जो दो डायरेक्टर्स हैं, इनके बीच की तुलना भी कुछ समझ पाएंगे। अशोक जी। जी, श्याम बेनेगल के बारे में तो आप सब बहुत अच्छे से परिचित हैं कि वो बड़े देश के, मेरी नज़रों में तो सबसे बड़े निर्देशक हैं, सिने निर्देशक हैं आज की तारीख में। और जैसा कि हमारे में तो अतुल तिवारी कहते हैं कि बम्बई अगर आदमी आता है तो गेटवे ऑफ इंडिया और श्याम बेनेगल, ये दोनों से अगर नहीं मिलता है, नहीं देखता है, तो उसका बम्बई आना सफल नहीं है। तो श्याम बेनेगल तो विख्यात हैं पूरी तरह से, और सईद मिर्जा जो हैं वो एक युवा निर्देशक के रूप में उभरे थे। पूना फिल्म इंस्टीट्यूट से पास आउट थे वो, और उन्होंने कई फिल्में बनाई, 10-12 फिल्में जो उन्होंने बनाई हैं, वो 10-12 अलग अलग कहानियां हैं, अलग अलग समाज है। अल्बर्ट पिंटो को गुस्सा क्यों आता है, सलीम लंगड़े पे मत रो, और भी बहुत सारी फिल्में। तो सईद का सिनेमा मुझे बहुत आकर्षित करता था, और बम्बई जब मैं आया तो मैं सईद के भाई अजीज मिर्जा के साथ मैंने काम किया, सीरियल लिखा मैंने, उसमें कुछ एपिसोड मैंने लिखे, इंतजार। अजीज से मेरा परिचय हुआ। फिर अजीज के बाद अजीज लोग सर्कस एक धारावाहिक बनाना शुरू किए, तो मैं अजीज के साथ मैं लिखने वाला था वो, पर लिखा नहीं मैंने। फिर हम लोग सर्कस में गए, रिसर्च किया मैंने, सर्कस में रहे हम लोग, बोनो से, जोकर से, लड़कियों सबसे मुलाकात की हमने, और आके कहानी जैसा बुनने लगा मैं। लेकिन अजीज मिर्जा उसको दूसरे ढंग से दिखाना चाहते थे, और मैं उसको बहुत ही यथार्थवादी दिखाना चाहता था, तो मैं वो लिख नहीं पा रहा था फिल्म सीरियल। मैंने कहा सर मैं नहीं लिख पाऊंगा ये, इस तरह से सिनेमाई ढंग से मैं नहीं लिख पाऊंगा। और अजीज सिनेमा के जादूगर, रोमांटिक सिनेमा बनाने वाले डायरेक्टर, तो मैंने मना कर दिया कि मैं नहीं लिखूंगा। सईद साहब को ही पता चला, उनके छोटे भाई हैं सईद मिर्जा, वो अलग तरह की फिल्म बनाते हैं। उनकी फिल्मों को आप पैरेलल सिनेमा कह सकते हैं, लाइफ से जुड़ा हुआ सिनेमा कह सकते हैं। तो उन्होंने देखा कि मैंने लिख रहा हूँ अजीज लोग के साथ, तो मुझे बुलाया, कहा आप मेरी फिल्म लिखेंगे? तो मैं कहा जरूर लिखूंगा मैं। तो सब्जेक्ट मैंने कहा क्या है उसकी कहानी, क्या है, क्या कैसा सब्जेक्ट है वो, मुझे टच करना चाहिए। तो उन्होंने मुझे एक चार्ट निकाल के दिया, ऐसा वाइट का कलर का शीट थी वो, उसमें कुछ पॉइंट लिखे थे। वो एक बार पूना फिल्म इंस्टीट्यूट में पढ़ाने गए थे, वहां से पास आउट थे, और वहां पढ़ाने भी जाते थे। सॉरी।
तो उन्होंने बच्चों से एक्सरसाइज करवाई थी। ये कहानी स्त्री की होनी चाहिए कि पुरुष की, वोटिंग करो। तो ज्यादा लोगों ने कहा स्त्री की, तो उन्होंने उसमें लिख दिया पॉइंट स्त्री की। फिर स्त्री में वो बच्ची होना चाहिए छोटी, या जवान, या बूढ़ी। तो ज्यादा वोटिंग आया जवान। अच्छा, कौन कौन उसके घर में होना चाहिए? तो सब वो बात, अच्छा किस कास्ट की होना चाहिए? हिंदू, सिख, पारसी, कौन सी कास्ट की फैमिली होना चाहिए? तो ज्यादातर लोगों ने लिखा मुस्लिम, उसमें मुस्लिम लिखा था। ऐसे कुछ पॉइंट थे उसमें 50-60। वो चार्ट उन्होंने मुझे दिया, लड़की का नाम नसीम, ये लिखा था उसमें उन्होंने। मैं कहा ठीक है। कहा चार्ट को तुम देखो, पढ़ो, इससे कोई कहानी बन सकती है क्या? तो मैंने कहा मैं ट्राई करता हूँ सही साहब। अब मैं उस पर काम करने लगा। मैंने उसको पढ़ा कई बार चार्ट को, तो एक कुछ इमेजेस उभरी मेरे दिमाग में। फिर मैंने उसको एक कहानी का शेप दिया, और 1-1.5 महीने बाद सही साहब को सुनाया। तो उस समय जब मैं सुना रहा था, तो हमारे एक मित्र हैं विनोद दुआ, बड़े पत्रकार थे वो, डेथ हो गई उनकी, वो भी वहां बैठे थे। तो सईद ने सुना, तो उनको अच्छा लगा, उनको लगा कि अरे ये पॉइंट से निकली हुई कहानी भी वर्क कर रही है। तो उन्होंने कहा मैं बनाऊंगा इस फिल्म को, बढ़िया है ये, पर इस पे हमको काम करना पड़ेगा बहुत। मैंने कहा ठीक है सही साहब, काम करेंगे इस पे। मेरी पहली फिल्म थी वो, एक तरह से। तो मैंने और सईद साहब ने उस पर काम करना शुरू किया। तो उसका स्क्रीन प्ले अशोक मिश्रा और सईद मिर्जा का है। उसके संवाद मेरे हैं, अशोक मिश्रा के हैं। तो इस तरह से हमने उसको करीब 3 साल लगाया लिखने में, रुक रुक के। कभी कुछ ब्रेक आ गया, कुछ ब्रेक आया, और 3 साल मुझे और सईद को उसको लिखने में लगा। उस समय बैकड्रॉप पे चल रहा था बाबरी मस्जिद का आंदोलन, और वो एक मुस्लिम फैमिली की कहानी थी जो दहशत में जी रहा है। बैकड्रॉप में जो चल रहा है उसकी वजह से टीवी पे न्यूज आती रहती थी। तो हमारी फिल्म ग्रो करती रही उस घटनाक्रम के साथ साथ। और सईद मुस्लिम सब्जेक्ट था, तो और मैं हिंदू, सईद मुस्लिम। हिंदू और मुस्लिम उसको मिल के लिख रहे थे। तो कहीं कहीं मेरा बायस आ जाता था। जैसे मैंने लिखा कि एक डायलॉग में कैफी आजमी साहब ने उसमें रोल किया था, ये भी उस फिल्म की बड़ी अनोखी बातचीत है। का वो है कि कैफी आजमी साहब का रोल है उसमें कमाल का। कुलभूषण खरबंदा, कैफी आजमी। तो मैंने उसमें एक डायलॉग लिखा कि "हम्म, अब्बा अब्बा जान कहते हैं कि तुम वहाँ नमाज क्यों पढ़ते हो मिल में, फैक्ट्री में नमाज क्यों पढ़ते हो, अगर वो उनको अच्छा नहीं लगता तो। फैक्ट्री तो काम करने की जगह है ना, नमाज पढ़ने की जगह थोड़ी ना। तो वो, ये मैंने डायलॉग लिखा था। तो सही साहब ने कहा बहुत अच्छा डायलॉग है। फिर सही साहब ने उसका एक जवाब दिया, जो कुलभूषण खरबंदा उनका बेटा बोलता है कि वो भी तो अगरबत्ती जलाते हैं मिल में, वो भी तो पूजा करते हैं 3 बार। तो हम एक दूसरे को बहुत अच्छा बैलेंस करते थे, नहीं तो एक तरफा हो जाता मामला। या तो मेरा ब्राह्मणत्व उसमें आने लगता, या उनका वो मुसलमान अंदर आने लगता। पर हम दोनों खुले दिमाग के लोग हैं। लेकिन खुले दिमाग के लोग होने के बावजूद भी हमारे यहाँ कुछ, हमारे अंदर कुछ तत्व ऐसे छिपे रहते हैं, कीटाणु हैं हमारे अंदर, पूरी तरह से खत्म नहीं हुए हैं। पर दोनों ने मिलकर उसको बहुत सुंदर स्वरूप दिया। और एक सांप्रदायिकता पे वो एक बड़ी महत्वपूर्ण फिल्म है। जैसे दलित समस्या पे, जाति समस्या पे समर महत्वपूर्ण है, वैसे ही नसीम सांप्रदायिक समस्या की एक बहुत ही महत्वपूर्ण फिल्म है। गर्म हवा के बाद मैं कहता हूँ। और सईद साहब ने उसको बड़े ही प्रेम से बनाया है। बड़े अच्छा, सईद बड़े आधुनिक निर्देशक हैं। अभी तो उन्होंने काफी समय से फिल्में नहीं बनाई हैं,
लेकिन जो बनाई तो उसमें थॉट उनके बड़े मॉडर्न होते थे। वो किसी भी प्रचलित थॉट को तोड़ना जानते थे और उसमें से नया थॉट निकालना जानते थे, क्लीशे से बचते थे। और एक तरह की रूहानियत उनके सारे काम में है, सारी फिल्मों में है। वो नसीम में भी है। नसीब में हमने बड़ी खूबसूरती से उसका चित्रण किया। फिर जब दादा जान के उसकी बात हुई, सबसे पहले तो मैं जब स्क्रिप्ट लिख के लेके गया सईद के पास, तो सईद ने सुना और फिर कहा कि यार बहुत बढ़िया लिखा है आपने, लेकिन इसके डायलॉग काट के आधे कर दो, 50% काट दो। मुझे बड़ा बुरा लगा क्योंकि मेरी पहली फिल्म थी और मैंने बहुत ही चुन चुन के डायलॉग लिखे थे, एक से एक डायलॉग लिखे थे मैंने। तो उन्होंने कहा नहीं, आधे डायलॉग काट दो। तो मैं कहा चलो भाई ठीक है, डायरेक्टर नहीं चाह रहा है तो क्या करें। मैं आधे डायलॉग काट दिया और फिर मैं सुनाने गया तो सही साहब ने को उन्होंने कहा कि हाँ अब अच्छा लग रहा है, लेकिन आधे डायलॉग और काट दो। और मैं कहा सर बचेगा क्या फिर? कह नहीं, काटो तुम। फिर मैंने आधे डायलॉग काटे तो जो डायलॉग बचे, सईद ने कहा ये बढ़िया डायलॉग है, जो फिल्म में आएंगे। क्योंकि मैं थिएटर से आया हुआ आदमी था। मैं नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से पास करके मैं बम्बई आया था, थिएटर करके, ड्रामा करके। तो ड्रामा में डायलॉग्स का बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इंपॉर्टेंस होता है। वो संवादों पे ही चलता है नाटक। सिनेमा विजुअल का मीडियम है। तो सईद ने कहा कि तुम्हारे संवाद इतने ज्यादा थे कि विजुअल के लिए जगह नहीं छोड़ रहे थे। अब मेरे पास जगह है, अभी मैं विजुअल भी क्रिएट कर सकता हूँ, बना भी सकता हूँ चीजों को। तो सही से मुझे समझ में आई ये बात कि डायलॉग नहीं होना चाहिए, कम होने चाहिए, छोटे होना चाहिए। ड्रामा नहीं है स्क्रीन प्ले राइटिंग, बहुत अंतर है दोनों में। तो ये मेरे लिए बड़े काम की चीज थी, बड़े सीखने की चीज थी। और धीरे धीरे करके मुझे मुस्लिम समस्या समझ में आई। तो सईद साहब की मिसेज हैं जेनिफर, जेनिफर। तो मैंने कहा कि मैं मुस्लिम समाज के बारे में, अच्छा एक ही फिल्म है जो मैंने बम्बई बेस्ड लिखी है, बम्बई पे बेस्ड है वो फिल्म, लोकेशन बम्बई है उसका। क्योंकि सईद लोग बम्बई के हैं, वो बम्बई को बहुत अच्छे से जानते हैं। तो मैंने कहा सईद से कि मुझे बम्बई के मुस्लिम समाज के बारे में कम जानकारी है, तो मैं जाके मिलना चाहता हूँ, देखना चाहता हूँ उनको। तो जेनिफर के साथ मैं भिवंडी ऐसे इलाकों में मुस्लिम परिवारों में गया और वहां मैंने नसीम जैसी एक लड़की चुनी जो 15-16 साल की है, स्कूल में पढ़ती है। वैसी लड़की मुझे एक मिल गई वहां। बाद में मयूरी कांगो ने उसको किया रोल को, पर एक लड़की मुझे मिल गई जो बड़ी बहादुर थी। तो मैंने कहा कि तुम लोग को डर नहीं लगता क्या? तो कहता है डर, डर लगता है, क्यों नहीं लगता है, लेकिन हम डरते कहाँ हैं, हम डरेंगे क्यों? हमने भी बल्ब इकट्ठा कर रखे हैं। तो मुझे लगा कि अच्छा ऐसी लड़कियां भी होती हैं। अच्छे लोग थे, बहुत अच्छे लोग थे, सारा मुस्लिम समाज मुझे बहुत अच्छा लगा। मेरी आस्था बढ़ी कि इस देश में मुस्लिम समाज इस देश का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। उसको अगर हम उपेक्षित करते हैं मुस्लिम समाज को, तो हम एक तरह के विकलांग हो जाएंगे। उनके साथ हमको रहना चाहिए, उनके साथ हमको जीना चाहिए, उनके साथ समझना चाहिए। ये सही के साथ काम करने में भी मेरी बड़ी अच्छी समझ पैदा हुई कि मुस्लिम समाज एग्जैक्टली है क्या। हम लोग मुस्लिम समाज के बारे में बहुत सारे पूर्वाग्रह है हमारे। वो ऐसे होते हैं, वो ऐसे होते हैं, उनके यहाँ 4 शादियां होती हैं, उनके यहाँ ये होता है। पर क्या आपने रियल मुस्लिम समाज से आपकी मुलाकात हुई है कभी? रियल जाके देखिए कि वो कैसे जीते हैं, क्या सोचते हैं, क्या समझ है उनकी। तो नसीम के जरिए मैंने इस समझ को गाढ़ी किया। और मुझे खुशी हुई कि सईद मिर्जा और अशोक मिश्रा, इन दोनों का ज्वाइंट एफर्ट है नसीम। और बड़ी खूबसूरत पटकथा है उसकी। बहुत समय तक किसी
टीवी चैनल में जब भी कुछ सांप्रदायिक घटना होती थी तो नसीम दिखाते थे वो, स्टार में या किसी में नसीम दिखाते थे वो। और कितनी खूबसूरत, कितनी पोएटिक फिल्म है पूरी वो, एक तरह की कविता है पूरी फिल्म। नसीम, नसीम का मतलब ही सुबह की हवा। वो लड़की सुबह की हवा की तरह है। और दादा जान, उसके संवाद देखिए आप पूरी फिल्म के, समस्या को किस तरह से पकड़ा गया है, क्या पेच है मुस्लिम समाज के अंदर, क्या दहशत है उनके अंदर, क्यों उस दहशत में जी रहे हैं वो इस देश में, क्यों उनको जीना पड़ रहा है। ये सब बहुत अच्छे से समझाती है नसीम, जो कि आज से काफी साल पहले बनी फिल्म है। वही दौर था जब बाबरी मस्जिद का विध्वंस अ, का दौर चल रहा था वो। तो सईद के साथ काम करना मेरे लिए बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस हुआ। हालांकि मैं उसके बाद उनके साथ फिल्म कर नहीं पाया, क्योंकि उन्होंने कोई फिल्म बनाई ही नहीं। मेरे ख्याल से नसीम ही उनकी आखिरी फिल्म है। तो मैं उनसे कई बार कहता रहा कि सईद साहब फिल्म बनाइए ना कोई। तो वो एक ही जवाब देते हैं मुस्कुराते हुए, क्यों बनाऊं, किसके लिए बनाऊं, कैसे बनाऊं। हरप्रीत कौर लिख रहे हैं, बहुत ही सुंदर फिल्म है नसीम। धन्यवाद हरप्रीत। तो मेरी जिंदगी के जो अच्छे अनुभव रहे, मेरे अंदर एक तरह का मुसलमान भी है, मैं उसके साथ भी जीता हूँ। एक तरह का सिख भी है मेरे अंदर, मैं कई जातियों को अपने अंदर जीता हूँ। तो मुझे इस तरह का काम करने में बड़ा आनंद आता है। कभी कोई अ, मुस्लिम समाज पे, कभी हिंदू समाज पे, कभी और किसी समाज पे, कभी दलित समाज पे। अभी कटहल जो फिल्म हमारी आने वाली है, कटहल नेटफ्लिक्स में आने वाली है, वो मेरे बेटे ने ही डायरेक्ट किया है, यशोवर्धन मिश्र। तो वो उसमें हीरोइन जो है वो बसोर है, छोटी जाति की। हमने कहा ऐसा रखना चाहिए हीरोइन को, क्योंकि हम लोगों के दुख दर्द को समझें, जाने। सिनेमा एक बड़ा अच्छा माध्यम है, टेलीविजन एक बड़ा शक्तिशाली माध्यम है, जो स्कूल नहीं कर सकते, जो मंदिर नहीं कर सकते, जो मस्जिद नहीं कर सकते, सिनेमा वो सब कर सकता है समाज के लिए, अगर करना चाहे तो, अगर उसमें दृष्टिवान लोग हों तो। दूसरी कि मैं बोलियों और भाषा को लेके बहुत सजग रहता हूँ सिनेमा में। और जब मैं नसीम लिख रहा था मैं, तो नसीम एक उर्दू मांगती है, अच्छी उर्दू मांगती है, भाई मुस्लिम समाज के ऊपर आप लिख रहे हैं तो। और उर्दू मेरी अच्छी नहीं है, क्योंकि मैं उर्दू का आदमी नहीं हूँ, मैं हिंदी का आदमी हूँ। उर्दू मैंने अर्जित किया है, जो थोड़ा बहुत करते हैं हम, जैसे प्रेमचंद से सीखा या और भी लोगों से सीखा, या उर्दू के राइटर्स को पढ़ के जो उर्दू सीखी। पर वो रवान रवानी नहीं रहती जो उर्दू वालों में होती है। तो जब मुझे पता चला कि कैफी आजमी साहब स्क्रिप्ट सुनना चाहते हैं, तो मैं बहुत डर रहा था कि ये तो मेरी मतलब परेड ले लेंगे भाषा को लेके। तो मैंने कैफी साहब को उनके घर जाके, जुहू कुटीर में जाके सुनाई स्क्रिप्ट कैफी साहब को। उस समय वो काफी बीमार चल रहे थे, लकवा भी मारा हुआ था उनको। तो उनको मैंने स्क्रिप्ट सुनाई, तो उन्होंने तत्काल कुछ रिएक्ट, मैंने कहा कैसी लगी। तो उन्होंने कहा कि मैं इतने जल्दी रिएक्ट नहीं करता मिश्र जी, मुझे थोड़ा टाइम दीजिए, डाइजेस्ट करने दीजिए चीजों को। तो मैंने कहा ठीक है सर। अब मुझे संशय हो गया कि इनको पसंद नहीं आई स्क्रिप्ट, कि पसंद आती तो तुरंत कुछ ना कुछ तो बोलता है आदमी। खैर 4-5 दिन बाद पता चला कि कैफी साहब को वो स्क्रिप्ट बहुत अच्छी लगी। और आप नहीं मानेंगे, उन्होंने बहुत परिश्रम किया उसको, रोल को करने के लिए। एक तो लकवा मारा हुआ था, चल नहीं पाते थे वो। उनको शूटिंग में, ऊपर माले में शूटिंग हो रही थी, तो व्हील चेयर के साथ ऊपर ले जाया जाता था, फिर एक बिस्तर में लिटा दिया जाता था। पूरी फिल्म में वो बिस्तर में लेटे हुए हैं।
लेकिन उन्होंने क्या डायलॉग बोले हैं, उन्होंने ऐसा बिल्कुल नहीं किया कि मेरे डायलॉग्स को बदल दें, अपने तरह का बना के बोल दें। भरसक कोशिश की उन्होंने। बोलचाल में कहीं कुछ दो चार शब्द उनके अपने आ गए हों, लेकिन ज्यादातर उन्होंने मेरी राइटिंग को कबूल किया। ऐसे होते मेरी भाषा को कबूल किया उन्होंने। तो ये खुले दिमाग, रोशन दिमाग के लोग थे। और क्या अभिनय किया है उन्होंने, क्या फिल्म है वो, छोटी सी फिल्म है, प्यारी सी फिल्म है, मगर अनिमेश भी देख रहा है फिल्म, और समर की जितनी तारीफ की जाए कम होगी। दूसरा अब मैं बताऊं तो ये फिल्म मेरी उर्दू में थी एक तरह से, लेकिन उसके बाद जो भी फिल्म मैंने लिखी, मैं बोलियों पे लिखने लगा। ये रवि झाकल एक डायलॉग बोल रहे हैं जो समर में मैंने लिखा था, और रवि ने बोला था, जाको जौन स्वभाव न बदलो जाए किसी से, नीम न मीठी होए खाओ जितना गुड़ घी से। ये रघुवीर यादव अंत में बोलते हैं रवि झांकल जमींदार के लिए, क्योंकि ये रियल रोल में भी उसको दलित ही साबित कर रहा है। जबकि वो जा रहे हैं, बाय बाय कर रहे हैं, शूटिंग खत्म हो गई है, तब भी वो अपनी कास्ट को छोड़ नहीं पा रहा है कि किसी का अब जितना गुड़ घी खिलाओ, नीम कभी मीठी नहीं होती। ये बुंदेलखंडी खंडी कहावत है कि कुछ लोगों को आप कभी नहीं बदल सकते। आप भी अपनी जिंदगी में देखते हैं कि कुछ लोगों को आप कभी नहीं बदल सकते। तो ये भाषा की दृष्टि से वो फिल्म बड़ी कमाल की है। बुंदेली की दृष्टि से हमने बहुत सारे वहाँ के कवियों को शामिल किया, ईसुरी के हमने भाग उसमें डाला। तो एक तरह की कंप्लीट फिल्म है समर, छोटे बजट की बनी हुई फिल्म, और एक ऐसी फिल्म जो कभी, मैं चाहता हूँ कि वो फिल्म जल्दी से जल्दी फिजूल हो जाए, जल्दी से जल्दी उसका कोई उपयोग ना रह जाए समाज में, जल्दी से जल्दी जाति प्रथा खत्म हो जाए, ताकि वो फिल्म अनुपयोगी साबित हो जाए। लेकिन लगता नहीं है कि वो 100 साल तक उस फिल्म का कोई उपयोग कम होगा। तो ये इस तरह से हम लोग कोशिश करते हैं। और मैं फिर बोलियों पे फिल्म लिखना मुझे बड़ा पसंद है। मुझे लगता है कि हिंदी जो है, सामान्य रूप से जो हिंदी है, वो सिनेमा और नाटक की भाषा नहीं है। वो एक तरह की कृत्रिमता है उसमें हिंदी में, या एलिटपन है हिंदी में। ये शायद अंग्रेजी के से असर आया है कि समाज से थोड़ा हट के रहो, थोड़ा ऊंचा रहो, अलग रहो। मालूम नहीं कहाँ से अवगुण आया है। जबकि सिनेमा की भाषा इसीलिए उर्दू और हिंदी के मिश्रण से बनी हुई भाषा है। पुरानी जितनी फिल्में आप देखें, राइटर एक तो उर्दू के थे, साहिर लुधियानवी, कैफी आजमी, बहुत तमाम लोग, या पंजाब से आए हुए थे, तो उर्दू बहुत अच्छी जानते थे। तो उर्दू और हिंदी का उसमें बहुत वो मिश्रण है। संजीव बख्शी है, हमारे बड़े परम मित्र हैं और बहुत ऊर्जावान कवि हैं। और मैं तो ऐसा कहता हूँ कि रायपुर में दो स्तंभ हैं, एक विनोद कुमार शुक्ल हैं और एक संजीव बख्शी हैं। और इन्होंने भूलन द मेज एक फिल्म आई थी जिसमें, जो इनके उपन्यास पे आधारित है, बहुत कमाल का उपन्यास है, आप पढ़िएगा कभी। मुझे सौभाग्य मिला है उसमें अभिनय करने का, और मैंने उसमें एक लंबा रोल किया है, बड़ा रोल किया है। तो वो संजीव जी को कटहल के लिए शुभकामनाएं दिया है उन्होंने। तो अभी मैं बोलियों पे काम करना शुरू किया मैंने, क्योंकि मैंने देखा कि जब मैं सतना आता हूँ, रीवा जाता हूँ, इधर जाता हूँ, तो वहाँ के लोग जो बात करते हैं उसमें बड़ा ध्वनि है, बड़ी म्यूजिक है उसमें, बड़ा संगीत है उसमें एक तरह का, बड़ा एक आत्मीयता है जो हिंदी में मुझे नहीं मिलती। मैं हिंदी की कोई बुराई नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मैं खुद हिंदी का आदमी हूँ, हिंदी में मैंने भी लिखा, पर मुझे लगता है कि इसकी बोलियों में ज्यादा दम है। और अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्यवश, बोलियों को तिरस्कृत किया गया। यार यार, ये गंवई की गंवई भाषा बोलता है, हिंदी क्यों नहीं बोलता है, हमारे जैसी हिंदी क्यों नहीं बोलता है, ये गंवैया है। लेकिन वही गांवपन वर्क करता है। अब ये डायलॉग जो रवि भाई ने लिखा है, ये मैं अभी बोल नहीं सकता, ये
असंसदीय है और इसको बोलना अभी प्रतिबंधित है, जो उस समय हमने समर में डाला था, क्योंकि उस समय प्रतिबंध नहीं थे। तो तो ये बोलियों का एक अपना आस्वाद होता है, अपना मजा होता है, अपनी उनकी मार होती है, जो सिनेमा और नाटक में बहुत फिट बैठती है। मुझे लगता है कि बहुत उसका इस्तेमाल करें हम लोग तो बड़ा अच्छा हो, तो मैं कोशिश करता हूँ। मैंने समर बुंदेलखंडी में लिखी, वेलकम टू सज्जनपुर मैंने बघेलखंडी में लिखी, जो एक और अपरिचित बोली है। सतना, रीवा, शहडोल इधर बोली जाती है, उमरिया, अनूपपुर, तो ये वहाँ की बोली है। फिर मैंने बवंडर राजस्थानी में लिखा, गांजे की कली एक फिल्म लिखी मैंने, अमृता प्रीतम की कहानी है वो, बड़ी महत्वपूर्ण कहानी है वो। उस पे हमारे मित्र योगेश चौबे ने फिल्म बनाई गांजे की कली के नाम से ही, वो मैंने छत्तीसगढ़ी में लिखा। छत्तीसगढ़ी और बघेलखंडी से मेरा परिचय है, बुंदेलखंडी से भी है, लेकिन फिर मैंने हैदराबादी में विल्डन अब्बा लिखा, और एक देवी अहिल्या फिल्म लिखी मैंने, जो विभिन्न बोलियों और भाषाओं का मिश्रण है, क्योंकि माहेश्वर की कहानी है वो देवी अहिल्या की। और जब मैं माहेश्वर, संवाद है मेरे उसमें फिल्म में देवी अहिल्या में, नचिकेत पटिवर्धन और जयू पटवर्धन ने उसको डायरेक्ट किया है, तो संवाद लिखना था मुझे। तो मैंने उससे कहा कि मेरे को माहेश्वर जाने दीजिए, मैं देखना चाहता हूँ वहाँ संवाद क्या है। तो बोले कि कहानी तो अहिल्या बाई के जमाने की है, अभी उसका क्या संवाद का मतलब है। मैं कहा मैं देखता हूँ कि क्या अवशेष है वहाँ। मैं माहेश्वर गया और मैंने देखा कि वहाँ बहुत सारी बोलियां हैं। उसमें वहाँ की बोली में राजस्थानी का टच है, गुजराती का टच है, मालवी है ही है उसमें, उर्दू, क्योंकि उस समय उस काल में, अहिल्याबाई के काल में गुजराती बुनकर आए थे, अकाल पड़ गया था गुजरात में, तो गुजराती बुनकरों को अहिल्याबाई ने शरण दिया था माहेश्वर में। फिर उनकी एक रानी थी जी, मल्हार राव की एक रानी हरकूबाई थी, जो राजस्थान से आई थी। वो शबानाज भी ने किया था, हर और मल्हार राव सदाशिव अमरापुरकर ने किया था। तो ऐसे विभिन्न बोलियां उसमें आज भी माहेश्वर में आपको दिखती हैं, और कहानी भी वो वैसे ही थी। अच्छा, जब रानियां शादी होके आती थी तो वो अकेली नहीं आती थी, उनके साथ दास दासियों की एक फौज आती थी, तो वो सब भाषाओं पे असर पड़ता था, एक दूसरे के करीब आती थी भाषाएं। तो मैंने उसकी भाषा वैसी ही रखी है। उस फिल्म की देवी अहिल्या आप देखेंगे, शुरू में वो बिल्कुल मराठी से चालू होती है, 2 4 5 मिनट मराठी में चलती है फिल्म, क्योंकि महाराष्ट्र दिख रहा है सिर्फ। फिर उसमें और बोलियां आती जाती हैं, जब वो कहानी माहेश्वर पहुंचती है, इंदौर पहुंचती है। मराठी शासक थे तो मराठी भी है उसमें। तो एक मैंने एक्सपेरिमेंट किया कि ये मल्टीलिंगुअल फिल्म बनाई जाए, और मुझे बड़ा अच्छा लगा, लोगों को भी बड़ा पसंद आया। जैसे कि हमारे यहाँ एक ड्रामा है मृष कटिकम, वो उज्जैन का ड्रामा है, उसमें कई तरह की बोलियां हैं, प्राकृत है, पाली है, संस्कृत है, जिसमें लिखा गया है वो ओरिजिनल। तो ये मैंने भारत एक खोज में भी मैंने मृछ कटिकम में डायलॉग जो लिखे थे, उसमें भी मैंने विभिन्न बोलियां डाली थी, मालवी डाली थी, फिर मथुरा की डाली थी मैंने, चंद्रकला सिंह जी को नमस्कार मेरा। तो ये भाषाओं पे बहुत सजग रहना चाहिए एक सिनेमाकार को और नाटककार को, अपनी भाषा, अपनी बोली, बोलियों की ताकत पहचानना चाहिए, उनका आस्वाद बहुत ज्यादा है। फॉर एग्जाम्पल आप देखिए, दंगल एक फिल्म आई थी आमिर खान की, सानिया मल्होत्रा भी थी। सानिया मल्होत्रा भी हमारी अगली फिल्म की हीरोइन है, कटहल की, जो मैंने लिखी है, मैंने और मेरे बेटे ने मिलकर लिखी है, उसकी वो हीरोइन है। तो सान्या की पहली फिल्म थी दंगल, और वो हरियाणवी में थी फिल्म। अब आप उसकी कल्पना कीजिए हिंदी में होती हो, तो वो मजा नहीं आता, वो रस नहीं आता उस फिल्म में। तो बोलियों का एक बहुत, और बोलियों का ट्रेंड अब चलने लगा है। अब लोग वेब सीरीज में भी बोलियां इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसके लिए हम कब से मेहनत कर रहे हैं, समर के टाइम से। या वेलकम टू सज्जनपुर मैंने लिखा, और यूट्यूब यूट्यूब को सुनाया मैंने,
तो उन्होंने कहा कि ये भोजपुरी फिल्म लिखी है क्या आपने? मैं कहा नहीं नहीं नहीं, भोजपुरी फिल्म नहीं, ये ग्लोबल फिल्म है। कोई बोली किसी फिल्म में आ जाए तो वो क्षेत्रीय नहीं हो जाती, उसकी उसकी पहुंच अंतरराष्ट्रीय होना चाहिए। तो ये बोलियों की ताकत है, इसलिए बोलियां मुझे बहुत प्रिय है, बोलियों पे काम करना मुझे अच्छा लगता है। और आप ये खुद महसूस करते होंगे कि जब आप चाहे जितने बड़े कवि हों, साहित्यकार हों, जब आप अपने घर जाते हैं, गांव जाते हैं, तो वहाँ की बोली में बात करना चाहते हैं, वहाँ की बोली में कुछ ना कुछ बोलते हैं। रवि झांकर राजस्थान जाते हैं तो राजस्थानी बोलने की कोशिश करते हैं, चरण सलूजा पंजाब जाते हैं तो पंजाबी बोलने की कोशिश करते हैं। हम उससे कट नहीं सकते, जहाँ हमारी नाल गड़ी है और वो शक्ति वहीं से मिलती है हमारी राइटिंग में। तो मुझे लेखन में बोलियों पे काम करना पसंद है और इसमें मैं रिसर्च करता हूँ। सारी बोलियां मैं नहीं जानता, और जो बोलियां मैं नहीं जानता उसके लिए मैं अभ्यास करता हूँ। मैं वहाँ का लिटरेचर लेके आता हूँ। बिना रिसर्च किए मैं कोई फिल्म लिखता ही नहीं, मैं ठुकरा देता हूँ। मैं कहता हूँ मैं बहुत अज्ञानी आदमी हूँ, मैं दिन भर में 4 लोगों से मिलता हूँ, मेरे अनुभव का क्षेत्र बहुत सीमित है, मेरे को ज्ञान नहीं है दुनिया का, दुनिया बहुत बड़ी है, तो मुझे रिसर्च करना जरूरी है मेरे लिए। तो मैं रिसर्च करने जब जाता हूँ तो वो बोलियों को रिकॉर्ड करता हूँ, वहाँ जो लोग बोलते हैं, वहाँ लिटरेचर ढूंढता हूँ जिसको पढ़ा जा सके, वहाँ बोले जाने वाले मुहावरों की किताब खरीद के लाता हूँ, कैसेट्स खरीद के लाता हूँ फिल्मों के, कोई ड्रामा की किताब है वो लेके आता हूँ, तो उसमें संवाद होते हैं राजस्थानी में या बुंदेलखंडी में। और इसके बाद फिर मैं किसी डायलेक्ट कोच को बुलाता हूँ जो राजस्थानी जानता हो। कभी रवि झाकर से कहूंगा कि रवि जरा यार मदद करना इसमें, रवि मेरे लिखे डायलॉग को बहुत सुधार देता है राजस्थानी में। ऐसे तरह तरह का काम, कभी राकेश साहू से मदद लेता हूँ मैं, या जरा बुंदेली ठीक करो। तो ये जरूरी चीज है, ये प्रयास जरूरी है, काम जरूरी है। और लोग कहते हैं कि बोलियां जो हैं वो समझ में नहीं आती। मैं ये कहता हूँ हिंदी की तुलना में बोलियां ज्यादा समझ में आती हैं। इसीलिए सज्जनपुर बघेलखंडी में थी मगर चेन्नई में बहुत चली, 4-5 हफ्ते तक वो हाउसफुल गई वहां। तो ये लिखने वाले की कला होती है कि वो किस ढंग से बोली का इस्तेमाल करे कि बोली इतनी कठिन ना हो कि किसी को समझ में ना आए, और ऐसी हो कि उसकी पहुंच लोगों तक बढ़े, उसमें एक तरह का साउंड आए। जैसे दंगल इसका बड़ा अच्छा उदाहरण है, पूरे देश में चली हरियाणवी। अभी हमारे मित्र यशपाल शर्मा ने भी हरियाणवी फिल्म बनाई है लक्ष्मी दादा नाम की, जिसको नेशनल अवार्ड मिला है, बोली में बनाई है। या छत्तीसगढ़ में बनी भूलन दमेज, भूलन कांदा पे आधारित, छत्तीसगढ़ी है उसमें, और वो भी उसकी भी पहुंच दूर दूर तक है। तो ऐसा सिनेमा हमको बनाना चाहिए जो हमारे देश का सिनेमा लगे, हमारा अपना सिनेमा लगे। अर्पण जी, कितना वक्त हो गया, मैं तो बोलता चला जा रहा हूँ, मेरे जी ख्याल से। बिल्कुल। जी है ना? जी जी जी, जी। काफी समय हुआ और लोग हाँ। मगर जुड़े हुए हैं। जी जी राकेश जी साहू जी की प्रतिक्रिया आ रही है कि मैं अपने शहर आता हूं तो मैं बुंदेलखंडी में ही बात करता हूं। जी 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 जी। राकेश साहू मित्रों यात्रा कर रहे हैं और हमारी कोशिश थी कि आज वे इस संवाद में अपना कुछ पक्ष रखते, क्योंकि उन्होंने लैंग्वेज कोच का भी काम किया था। तो इस यह जो लैंग्वेज कोच का काम किया, कुछ और भूमिकाओं में भी रहे राकेश साहू, तो इसको भी थोड़ा स्पष्ट कर दें कि लैंग्वेज जी कोच किस तरह से काम करता है, इसे भी थोड़ा देखिए हमारे आप, आम दर्शकों के लिए। जी जी, नॉर्मली ऐसा होता है कि हम सभी भाषाएं नहीं जानते ना, हम लोग, लेखक भी नहीं जानता, अभिनेता भी नहीं जानते। तो लैंग्वेज कोच होता है वो राइटर की भी मदद करता है, जहाँ पे राइटर को लग रहा है कि यार इसको जरा ठीक करो ना बुंदेली, तो राकेश साहू ठीक कर देता है उसको, क्योंकि उस बोली का के न्यूएंसेस समझता है। या किसी अभिनेता को बुंदेलखंडी बोलते नहीं बन रहा है, तो वो अभिनेता को बताता है कि इसको ऐसे बोलिए, इसको ऐसे बोलिए। तो ये लैंग्वेज कोच का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है सिनेमा में, और अब वो भारतीय सिनेमा में भी उसको महत्व मिलना शुरू हो गया है।
तो इस मायने में राकेश साहू का बहुत अच्छा योगदान रहा फिल्म में। उन्होंने बहुत सारे मुहावरे सुझाए, बहुत सारी गालियां सुझाई। तो एक भाषा का विद्वान रखना जरूरी होता है सिनेमा में, और राकेश साहू उसके लिए बड़े माहिर हैं, कई फिल्मों में भी करते हैं वही काम, और वो बहुत अच्छे अभिनेता भी हैं संयोग से। तो उन्होंने इसमें एक बहुत अच्छा रोल भी किया है दलित किसान का। उनको देख के लगता है कि यार ये आदमी कितना दुखी आदमी है, कितना लाचार आदमी है, क्या इसकी व्यथा है। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है राकेश साहू जी का। अभी तो सभी फिल्मों में डायलेक्ट के कोच होने लग गए हैं, और जरूरी भी हैं, सीखना जरूरी है अभिनेताओं का, नहीं तो बहुत गलत सलत बोलते हैं लोग, और उस बोली का मजाक उड़ता है। कई बार मिमिक्री करने लगते हैं, जैसे भोजपुरी है, अवधी है, इन सब की नकल करके भौंडी नकल करने लगते हैं, जिससे भाषा का अपमान होता है, बोली का अपमान होता है। अब कोई हिंदी गलत बोले या अंग्रेजी गलत बोलिए आपको लोग हंसते हैं आपके ऊपर कि यार ये अंग्रेजी बोलना नहीं जानता। लेकिन ये हमारी सजगता बोलियों को लेकर नहीं होती, बोली हम कैसे भी बोल देते हैं, अरे ठीक है यार कौन समझता है, चलेगा ना। ऐसा नहीं होना चाहिए, बोली को भी ध्यान देना चाहिए। राकेश साहू ने कितनी अच्छी बात कही है कि बुंदेलखंडी भाषा की लय में एक लोच है, इसकी रिदम बहुत अच्छी है। ये रिदम, ये लय, ये लोच हमारे यहाँ विभिन्न बोलियों में है। हमारे यहाँ की बोलियां खनकती हैं, कानों में गूंजती हैं, टन टन आवाज आती है, गुंजुनती हैं। तो ये बोलियों का इस्तेमाल सिनेमा को आकर्षक बनाने में, जैसे आप पुरानी फिल्म में भी देखिए, गंगा जमुना, वो भोजपुरी में थी। या कही देवे संदेश छत्तीसगढ़ी फिल्म थी। नदिया के पार, जब भी बोलियां आई हैं हमारे यहाँ सिनेमा में, उन्होंने तहलका मचाया है, दंगल तक। फिर भी हमारे यहाँ सजग नहीं है लोग की बोलियां। फिर एक्टर भी कहते हैं यार ये क्या बोली है यार, ऐसा नहीं करो, हिंदी करो डाला यार, मजा नहीं आ रहा है। वो भी कामचोर होते हैं बहुत सारे एक्टर, मेहनत नहीं करना चाहते। मैं एक वाकया सुनाता हूँ इसका पवन, इसका देवी अहिल्या का। 5 मिनट लूंगा, ज्यादा समय नहीं है अब। कि अ, मैं दिल्ली में कुछ काम कर रहा था, वर्कशॉप कर रहा था नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में, पटकथा लेखन पे और नाट्य लेखन पे। तो नचिकेत पटवर्धन का मेरे पास फोन आया कि यार वो आपने डायलॉग लिखे हैं देवी अहिल्या के, और शबाना जी वो रोल कर रही हैं, तो शबाना को कुछ दिक्कत हो रही है उन डायलॉग को बोलने में। आपने राजस्थानी जो लिखा है उसमें वो दिक्कत हो रही है उनको, और संयोग से इस समय वो भी दिल्ली में है और आप भी दिल्ली में हैं, तो जरा आप उनसे मिलके उनकी प्रॉब्लम जरा सॉल्व कर दीजिए। मैंने कहा ठीक है। तो मैं मिलने गया शबाना जी से। शबाना ने कहा अरे यार अशोक तुमने क्या डायलॉग लिख दिए है, ये तो बड़े कठिन डायलॉग है, इसको मैं कैसे बोलूंगी। तो मैंने कहा शबाना जी ये सरल राजस्थानी है जो जिसमें मैंने लिखा है, क्योंकि कठिन राजस्थानी तो मैं लिख ही नहीं सकता, मेरे से बनती ही नहीं, मैंने भी सीख के लिखा है। तो वो बोली कि नहीं पर ये बहुत कठिन है, इसको सरल करो। मैंने कहा मैंने सरलतम रूप लिखा है, मुझे मालूम है कि ऐसा कठिन नहीं होना चाहिए कि बोला ना जा सके और लोगों को समझ में ना आ सके, तो सरलतम रूप है। और मैंने कहा कि इसको मतलब अब आयन मौके पे अब 3 दिन बाद शूटिंग शुरू हो रही है, तो मैं पूरे डायलॉग चेंज तो कर नहीं सकता, क्योंकि मैं भी यहाँ काम पे आया हुआ हूँ, एक मेरी वर्कशॉप चल रही है। मैं आपको इसका बता देता हूँ बोल के, रिदम बता देता हूँ। और मैंने ये डायलॉग इसलिए ऐसा थोड़ा सा ज्यादा सच्चा लिखा है, ज्यादा सरल नहीं किया है, क्योंकि मालूम है था मुझे कि शबाना आजमी इसमें रोल करनी है, जो बोलियां बोलने के लिए मानी जाती हैं। उन्होंने सारी फिल्मों में बोलियां बोली हैं, श्याम बेनेगल के साथ इधर उधर। तो मुझे मालूम था कि शबाना जी इसमें काम कर रही हैं, जो बोलियों को बोलने के लिए प्रसिद्ध हैं अभिनेत्री के रूप में। तो उनको थोड़ी राहत भी मिली, चैलेंज भी मिला। मैंने उनको बोल के सुनाया 2-4 डायलॉग, उन्होंने कहा कि मैं समझ गई, थैंक यू। उसके बाद उन्होंने वो डायलॉग, आप फिल्म देखिएगा कभी देवी अहिल्या, क्या बढ़िया शबाना आजमी ने राजस्थानी बोली है।
उफ, मजा ही आ जाता है सुन के। ऐसी खनकती हुई आवाज, ऐसी अर्थपूर्ण संवाद अदायगी, तो ये सब जरूरी होता है। तो बताइए अर्पण जी। हेलो। आज हम लोगों ने, जी आवाज आ रही होगी मेरी? हाँ, आ रही है, आ रही है, आ रही है। आज हम लोगों ने मित्रों अशोक मिश्र जी को सुना और किस तरह से समर फिल्म को बनाने के तमाम अनुभव रहे, इस पर अशोक मिश्र जी ने बात की। और क्या खूब बात की, लगभग 2 घंटे होने को आए। ओहो। हाँ, मगर तमाम लोग जुड़े रहे। यह एक सुखद पक्ष रहा कि सभी लोग जो हैं अशोक मिश्र जी को सुनते रहे। अभी भी काफी सारे लोग देख रहे हैं। और आप सभी जानते हैं कि स्वर्ण कमल इस फिल्म को मिला, समर को स्वर्ण कमल से नवाजा गया राष्ट्रपति की ओर से सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म के लिए। और रजत कमल दिया गया अशोक मिश्र जी को पटकथा लेखन के लिए। और जो साइटेशन बनाया गया था उसमें अशोक मिश्र जी की पटकथा लेखन का अशोक मिश्र जी का जो पटकथा लेखन रहा वह भी किस तरह से मल्टी डायमेंशनल रहा, कई लेयर्स में रहे इनके काम, उसकी चर्चा की गई। और जो साइटेशन सर्वश्रेष्ठ फिल्म देते हुए लिखा गया इस फिल्म के लिए, उसमें लिखा गया, मैं पढ़ देता हूं। फॉर द इनोवेटिव एंड ह्यूमन मैनर in which the director structures and presents a continuing social evil। तो ये कितनी बड़ी बात है एक डायरेक्टर के लिए कि इस तरह के से इन वाक्यों के साथ या इस तरह की अनुभूति के साथ उनकी फिल्म को ज्यूरी ने देखा। तमाम बड़े लोग उस ज्यूरी में शामिल थे। एक बार फिर पढ़ देता हूं वह साइटेशन। फॉर द innovative and human manner in which the director structures and presents a continuing social evil। एक बिल्कुल नवोन्मेषी और मानवीय ढंग से निर्देशक श्याम बेनेगल जी ने इस फिल्म को प्रस्तुत किया, जो एक सामाजिक बुराई पर आधारित फिल्म है। तो आज हमने इस फिल्म के अभिनेता और पटकथाकार अशोक मिश्र जी को सुना, कई घटनाएं सुनी, कई महत्वपूर्ण बातें हुई, नसीम की बातें हुई। अशोक मिश्र जी की एक बेहद चर्चित फिल्म नसीम जो सांप्रदायिक समस्या पर आधारित है। तो कैसे इनकी फिल्मों में कभी जातिगत विद्वेष आते हैं, कभी धर्मोन्माद पर आधारित फिल्में होती हैं। और उसमें भी बड़ी बात यह कि सामाजिक समस्याओं पर जो ये फिल्में बनाते हैं चैलेंजिंग वह होता है, क्योंकि केस स्टडीज जिसकी चर्चा शुरुआत में ही इन्होंने की कि जो केस स्टडीज की किताब इनको दी गई थी श्याम बेनेगल जी की ओर से, उसको पढ़कर और फिर वहां रिसर्च करके वहां रह करके पूरी फिल्म लिखी समर। तो या ऐसे ही नसीम के अपने अनुभव सुनाए। तो इन ज्वलंत विषयों पर लिखते हुए भी कहीं ना कहीं ह्यूमर को लाने की कोशिश लेखक अशोक मिश्र करते हैं। यह भी आसान नहीं रहता होगा, इसमें भी एक बेहतरीन संतुलन की जरूरत पड़ती होगी। बोलियों को लाना, हिंदी और उर्दू को लाना, इन तमाम अभ्यासों से गुजरते हुए इनकी फिल्म लेखन की यात्रा चल रही है। तो आज मित्रों 2 घंटे होने को आए, तो आज की यह कड़ी यहीं पर आप सभी की अनुमति से यहीं पर हम लोग इस कड़ी को विराम देते हैं। अशोक मिश्र जी हमारे साथ 3 दिन तक बने हुए हैं, उसी जगह पर हैं, सतना में हैं वर्तमान में, जहां से यह बातचीत हो रही है। बघेल खंड सतना से आज मुखातिब है और हमने इस अवसर का कुछ कहिए लाभ लेते हुए इनसे अनुरोध किया था कि 3 दिन तक 3 शामें हम लोग अशोक मिश्र जी के साथ बिताएं और एक एक फिल्मों पर विशेष तौर से बातचीत करेंगे, एक्सक्लूसिव बातचीत
होगी किसी एक फिल्म पर, मगर एक फिल्म के बहाने भी कई कई और बातें तो होती ही रहती हैं। तो कल एक और नई फिल्म पर चर्चा होगी जिससे अशोक मिश्र जी संबंधित हैं। कल फिर मिलते हैं मित्रों। आप सभी का धन्यवाद। जनसुलभ पुस्तकालय का पेज जिन मित्रों ने लाइक और फॉलो नहीं किया है उनसे निवेदन करता हूं कि वे लाइक और फॉलो कर लें। जनसुलभ पुस्तकालय यूट्यूब पर भी है, तो वहां भी आप इन कार्यक्रमों को और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप और सहजता से हमारे निकट आ सकें। हमें भी अच्छा लगेगा जब आप लोग जुड़ते हैं, आप लोगों की प्रतिक्रियाएं मिलती हैं। हमारा यह काम कहीं ना कहीं कुछ सार्थक सा महसूस होता है। बहुत बहुत धन्यवाद अशोक मिश्र जी, जुड़ने के लिए हमारे साथ अपना समय बिताने। मैं भी जनसुलभ पुस्तकालय और अर्पण कुमार जी को बहुत उनकी प्रशंसा करता हूँ कि वो एक बड़ा काम कर रहे हैं। मतलब इतना अच्छा काम मेरे ख्याल से और कोई नहीं कर रहा है। वो भारतीय साहित्य को जोड़ रहे हैं बड़े अनोखे ढंग से। वो बड़े बड़े गंभीर साहित्यकारों को ला रहे हैं सामने, उनकी इस तरह से बातचीत कर रहे हैं, उनके विचारों को प्रसारित कर रहे हैं। एक बड़ा महत्वपूर्ण काम है अपने समय का। इसका दस्तावेजीकरण एक तरह से कर रहे हैं वो। मालूम नहीं किताब के रूप में वो छपवा पाए कि न छपवा पाए, उनके पास सुविधा हो कि ना हो। नहीं तो वो श्याम बेनेगल के साथ उनका एक बहुत लंबा इस तरह का कार्यक्रम है जिसको उन्हें छपवाना चाहिए। और भी अशोक वाजपेयी जी के साथ बातचीत है उनकी, तमाम लोगों को जो मुजफ्फर अली, शमा जैदी, हाँ समाज है दी, जावेद सिद्दीकी, फिल्मों की जावेद ही बात करें। सिद्दीकी, हाँ ये सब बड़ी बड़ी हस्तियां हैं और उस पे उनको ये जोड़ रहे हैं फिल्मों को, कलाकारों को, पेंटर को। तो मुझे इसलिए बहुत प्रभावित करते हैं अर्पण कुमार। खुद भी बड़े कमाल के राइटर हैं, बहुत अच्छे कवि हैं, तो वो समझते हैं चीजों को, सिनेमा में आना चाहते हैं सिनेमा को लेके उनका आकर्षण है बहुत ज्यादा। तो मुझे वो प्रभावित करते हैं और मैं उनके इस कार्यक्रम को खूब बढ़ता जाए कार्यक्रम। और सभी दर्शक मित्रों को जो आप लोग यहाँ मौजूद थे और आपने बातचीत सुनी जिससे मेरी ताकत बढ़ी, तो आप सबको धन्यवाद। तो कल हम लोग फिर मिलते हैं 8:30 बजे और हम जी जी, एक और फिल्म की बिल्कुल चर्चा करते हैं। धन्यवाद जी। कल मिलते हैं। शुभ रात्रि, नमस्कार। जी। आप सभी मित्रों को कल के लिए